even Sundar Pichai, Sundar Pichai was 2 years junior to me in IIT. Even Arvind Kejriwal was 1 year senior to me. अच्छा, सुंदर पिचाई ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की, तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के बाद वो गूगल का सीईओ कैसे बन गया 200 रुपये। तो इन्होंने मल्टीनेशनल बोलती थी यार इतना तो न्यूयॉर्क के डाउनटाउन में भी रेंटल नहीं है, टोक्यो जो दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट मार्केट है महंगी, वहाँ नहीं, उससे भी महंगा उस उससे समय। भी महंगा। दीज आर द गाइज, ये भी फ्रेश कॉलेज से पास आउट हुए थे, तो मैं दौड़ दौड़ के बिल्डिंग दिखाता था, ये भी मेरे साथ साथ क्लाइंट को लेके बिल्डिंग दिखाते थे। सो दोज वर द स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ अ न्यू ईरा। तो सेंट्रल पार्क का नाम भी हमने रखा, पीपल डोंट नो, उस प्रोजेक्ट का नाम जो सेंट्रल पार्क रखा, वो नाम रखा, वही आज उस कंपनी का नाम है, सेंट्रल आज पार्क। कंपनी का नाम। अगर किसी को रियल स्टेट में काम करने की एक बार वो पड़ जाए ना, एक्सपोजर मिल जाए, तो कहीं नहीं जा सकता उसको कोई और बिजनेस बहुत डल और रूटीन लगेगा, बहुत डल और रूटीन, कम से कम मुझे तो लगा। नहीं, तो ये बात सबके लिए सच है। कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेस में वाटिका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम बन गया था। हम्म। याद है कि हमने एक ऐड निकाला था, जयपुरी आदमी पगड़ी में टाइम्स ऑफ इंडिया के कवर पेज पे, एक हफ्ते में 100 करोड़ इकट्ठे हो गए थे मार्केट से। जब आपको लगने लगता है किसी भी कंपनी को कि आप मार्केट से बड़े हो, या किसी प्रोफेशनल को लगने लगता है कि आप मार्केट से भी बड़े हो गए हो और मार्केट आपके मन मुताबिक करेगी, तो वो ही गलती होती है। मुझे अभी तक याद है एक्सपीरिया व्हेन दे वर हैविंग देयर लास्ट डे, दे इनवाइटेड यू, दो यू वर विद AIPL एंड दे ऑनर्ड यू सेइंग कि यू वर देयर विद देम इन देयर टफेस्ट फेज। तो पंकज बंसल ने ऐसा बोला स्टेज पे खड़ा होकर, मुझे अच्छा लगा। मैंने आई रियली फेल्ट ही डिडंट हैव टू से दैट, ही डिडंट हैव टू। मैं 2 बार गया, 2 बार छोड़ के, एक बार ग्रेट ईस्टर्न से गया था, छोड़ के वापस आ गया कुछ दिनों में, एक बार वाटिका को छोड़ के चला गया था 3-4 महीने बाद, महीना गया डीले, वापस आ गया वो। बिकॉज़ इट वाज अ वेरी बिग ओशन वहाँ। पंकज पाल कौन, प्रीमियम, एवरी डेवलपर is trying to get something new. is trying to peg their project in the luxury segment. हाँ। कई डेवलपर्स ने अपना नाम ही लग्जरी डेवलपर रख दिया, वी आर अ लग्जरी डेवलपर। बहुत सारे लोग, जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज वे अबव गुड़गांव। हमारे दिल्ली के जो पार्क्स हैं, रोड्स हैं, पब्लिक ट्रांसिट सिस्टम है, फिर लॉ एंड ऑर्डर है, मच मोर हायर देन गुड़गांव। आई वंडर इफ एवरीबडी नोज कि मैरियट इज ग्लोब्स नंबर 1 हॉस्पिटैलिटी कंपनी। 70% ऑफ द 5-star ब्रांड्स आर अंडर द अम्ब्रेला। हमें पता है कि ऑल ओवर इंडिया हमारी डील डिस्कस हुई है। ऑल डेवलपर्स इन इंडिया हैव सैट अप एंड टेकन नोटिस कि ये विच इज दिस वाइट लैंड, हाँ। कौन सी कंपनी है जिसने मैरियट के साथ इतनी बड़ी एग्रीमेंट साइन करी है फॉर गेटिंग द बिगेस्ट ब्रांडेड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन इंडिया एवर, एंड इट इज द लार्जेस्ट वेस्टर्न प्रोजेक्ट ग्लोबली। आपके बारे में उनके ऐसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं कि हर रेजिडेंट के बारे में, उनकी रेजिडेंट की प्रेफरेंसेस और उसकी स्पेशल डेट्स, सब कुछ उनको पता है। दे ट्राई टू कस्टमाइज, इट्स नॉट कि few thousand people living in there. वेलकम टू पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर्स। आज जो मेरे सामने, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उनका इंट्रो क्या दूं। वो मेरे लिए मेरे रियल एस्टेट गुरु भी हैं और बहुत अच्छे मित्र भी। पंकज पाल, ही इज़ करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर वाइटलैंड। बट पंकज पाल इज़ अ नेम विच इज़ synonymous to real estate in North India. You know, he is someone who's from IIT Kharagpur, and Sundar Pichai was one of his batchmates. But he's made a mark in this industry. You know, he's worked with huge developers like Vatica, MCM, IREO, AIPL, now Whiteland, and he has contributed to every developer's growth. He's an encyclopedia of knowledge. If you want to know how real estate industry grew in India in the last 33 years and what you need to do or who you need to be a very successful realtor, must watch this podcast. So welcome Pankaj Pal. Thank you Vipin, thank you. First thing I want to say is कि I'm very excited. जब मैंने पहली बार ये पॉडकास्ट की लिस्ट बनाई थी तो your name was on the top. And It's nice to be at the top. Feels good. Yeah. So much of rich background. You know, मैं जब ये प्रिपरेशन कर रहा था मैं यही सोच रहा था कि what all can I ask you, what all can I take from you so that every viewer that sees this podcast is left with some rich knowledge that you have. तो आप पहले तो ये बताओ कि you're from IIT. You know, IIT is something that a lot of people dream about. अब मेरे जैसे जो नालायक बच्चे थे हम तो सोच भी नहीं सकते कि
IIT या कभी कुछ कर सकते हैं. From that, how did you transcend into real estate? सी IIT, मैंने IIT खड़गपुर से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कंप्लीट किया अपना. 1991 में आई पास्ड आउट. Wow. सो पहला जॉब मेरा था एज एन इन आर्किटेक्चरल फर्म. कुछ महीने मैंने वहाँ काम किया. लेकिन आर्किटेक्चरल फर्म्स में उन दिनों सीन वाज वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड, यू नो. इतना कोई प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का बूम नहीं आया हुआ था. और जिस टाइप की बिल्डिंग्स बनती थी वहाँ आर्किटेक्ट्स की इतनी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि ना इंडिया में ऐसी अच्छी बिल्डिंग्स की डिमांड थी, ना लोग उसके लिए खर्चा करना चाहते थे. तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर में, या तो फिर एक चॉइस होती है कि आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो. Okay. उन दिनों फैमिली में इतना फाइनेंशियल डेप्थ नहीं थी कि मैं वो रिस्क ले पाता उस स्टेज पे. तो आई जॉइंड अ डेवलपर Okay. इन देयर आर्किटेक्चरल टीम. तो ये डेवलपर था एरोस ग्रुप. Eros Group. हाँ, तो This was in 1992. फिर 92 93 में मैंने, हाँ 92 में या 93 के शुरू में उनको ज्वाइन कर लिया As an architect. इन देयर आर्किटेक्चरल टीम. Okay. तो इंटरनेशनल ट्रेड टावर में ऑफिस था. हाँ. वो भी लगता था कि छोटे से किसी आर्किटेक्ट ऑफिस से इतने हाई फाई स्वैंकी International Trade ट्रेड टावर नेहरू प्लेस. Nehru Place. हाँ, Okay. तो इट वाज द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रीमियम बिल्डिंग ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम, अच्छा. आफ्टर द DLF बिल्डिंग इन पार्लियामेंट स्ट्रीट. तो वहाँ जाने में अच्छा लगा, थोड़ी कॉर्पोरेट फील आई. तो वहाँ उनके आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट में मैंने 4 साल काम किया. Okay. एंड आई पार्टिसिपेटेड इन द चामवुड विलेज, रॉस गार्डन. एक बार वो लेक व्यू सिटी बन रही थी उनकी. गाज़ियाबाद में कुछ प्रोजेक्ट्स थे, तो उनमें अपना योगदान दिया. तो टीम का मेंबर था. तो फिर वो टाइम आया कि सी IIT में ना आपको जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो मिलती है कि आपका एनालिटिकल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है. Okay. आप एक क्वालिटी कैलिबर ऑफ लोगों से 4-5 साल वहाँ इंटरेक्ट करते हो, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है आपको, Okay. यू नो. क्योंकि तो तभी IIT में आप देखो कि इवन सुंदर पिचाई, यू नो, सुंदर पिचाई वॉज 2 years जूनियर टू मी इन IIT. अच्छा, in IIT खड़गपुर. IIT खड़गपुर में. इवन अरविंद केजरीवाल वॉज 1 year सीनियर टू मी. अच्छा. हाँ, तो दोनों के हॉस्टल साथ में ही थे हमारे. हाँ. तो सुंदर पिचाई ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग किया. Okay. तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के बाद वो गूगल का CEO कैसे बन गया, यू नो. मेटलर्जी एंड इंटरनेट कोई कोई तालमेल combination नहीं ही है. लेकिन IIT टीचेज यू मच मोर देन योर सब्जेक्ट. Okay. टीचेज यू दैट एनालिटिकल एबिलिटी. Okay. तभी IITians आमतौर पर एक्सेल करते हैं. हाँ. तो फिर वो टाइम था, मुझे लगा कि अब कैरियर में एक एरोस ग्रुप में 4 साल बिताने के बाद कैरियर में एक अगला अब कदम रखना चाहिए मुझे. क्योंकि मैंने देखा कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में रहते हुए रियलाइज़ किया कि आप एक लेवल से ऊपर जा नहीं सकते हो. Okay. आज भी यही है. Okay. डेवलपर्स के यहाँ पे, यू नो, यू नेवर गेट टू द मैनेजरियल कार्डल. जा सकते हैं आजकल, चीफ आर्किटेक्ट बन सकते हो, लेकिन प्रोसेस इज स्लोअर. Leadership position कभी भी नहीं उसमें आई. टाइम लगता है आपको बहुत ज़्यादा. तो थोड़ा एम्बिशियस था मैं, तो इवेलुएट किया कि अपनी प्रैक्टिस शुरू करूं. तो कुछ डेस्टिनी का रोल भी होता है. उस वक्त मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की होती, 1-2 असाइनमेंट्स मिल जाती, तो हो What सकता है कि age मैं, were you at that time? अब वो इतना डेट्स में आई एम नेवर 25, गुड विद 26, नंबर्स, लेकिन okay. हाँ 25-26 साल का ही हूँगा हाँ. उस उम्र में. 30 का, हाँ 25 साल का ही हूँगा. हम्म. तो अपना काम शुरू करता, 1-2 काम मिल जाते. तो मेरे कुछ क्लासमेट्स ने किया, उन्होंने प्लंज लिया, और Okay. आज वो टॉप आर्किटेक्ट्स हैं. Okay. बड़े अच्छे. बेंगलोर में कमल सागर इज सच अ फेमस आर्किटेक्ट, Okay. एंड मुझसे कुछ जूनियर्स बड़े फेमस आर्किटेक्ट हैं. लेकिन डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स फॉर मी. तो ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर्स हुआ करता था उन अच्छा. दिनों. दिल्ली में. हाँ, दिल्ली में. ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर्स वाज द रियल एस्टेट डिवीजन ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग. अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप. नहीं नहीं, No. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, यू नो, इज नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर शिपिंग कंपनी ऑफ इंडिया. Okay. सबसे नंबर 1 है प्राइवेट सेक्टर में. तो उनकी रियल एस्टेट डिवीजन उन्होंने बनाई थी विद प्रोजेक्ट्स इन बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे एंड द NCR. इट Okay. वाज अ नेशनल डेवलपर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. And in NCR उसके में बाद तो- नाउ दे डोंट एग्जिस्ट, बिकॉज देन आफ्टर सम टाइम, यू नो, दे रियलाइज्ड कि दे आर हैप्पियर स्टिकिंग टू शिपिंग, सो दे Okay. डीमर्ज्ड दैट बिजनेस एंड सोल्ड इट टू द महिंद्रा ग्रुप. अच्छा. सो इट्स अ डिफरेंट मैटर दैट महिंद्रा रियलिटी तब बड़ा एक प्लान्स के साथ आई थी एक्सपैंड करने के लिए. दे टुक ओवर दिस कंपनी, बट दे डिडंट ऑल्सो टेक इट फर्दर. दे ऑल्सो थॉट कि दे रादर stick to their core business. So in that you joined in the sales side. So that's what. So they had advertised for a sales position. A sales position specialized थी
दे हैड प्लान्स टू मेक कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग्स इन दिल्ली, क्योंकि उन दिनों इकोनॉमी इंडिया की खुल चुकी थी और मल्टीनेशनल्स आ रही थी। तो एक रिक्वायरमेंट थी डिस्टिंक्ट की इन मल्टीनेशनल्स को ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग्स चाहिए, और हमारे नेशनल कैपिटल में बहुत भारी कमी थी। बॉम्बे में दे वर स्टिल देयर, क्योंकि बॉम्बे यूज्ड टू बी द कनॉट प्लेस में होती थी, और कनॉट प्लेस में एक आधी बिल्डिंग होती थी, बाकी बिल्डिंग्स में स्ट्रेटा सेल हो चुकी थी। दे वर नॉन सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग्स, इसमें छोटे छोटे टुकड़े बिक चुके थे, तो वो रिफर्बिश भी नहीं हो सकती थी। सो उन्होंने एडवर्टाइज किया था, एंड आई समहाउ रीरोट माई रिज्यूमे इन अ मैनर कि आई एम आर्किटेक्ट, बट you know, I may do better than in a typical salesperson because I understand buildings. Wow. And I feel I can communicate well. So the type of clientele you'll have, the multinational corporations, they'll be more interested in somebody who has knowledge of the subject. Wow. तो chances तो destiny होती है कि किसी को मेरा ये write up जो मैंने लिखा था उसको उसके साथ वो click कर गया. That's why you know, इतने लंबे कैरियर के बाद मैंने एक चीज़ सीखी है कि इट इज़ योर एबिलिटी ऑल्सो एंड योर टेकिंग राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, बट डेस्टिनी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो किसी को वो पैराग्राफ मेरा रिज्यूमे में क्लिक कर गया कि ओके लेट्स कॉल हिम, सो आई लिटरली मेड अ अपील दैट यू मे नॉट कॉल मी बट एटलीस्ट गिव मी माई ट्राई। तो मैंने उस दिन अपनी पहली सेल्स पिच दी लाइफ की। आई वुड ट्राई टू सेल माई सेल्फ। Obviously I was starting at a handicap कि आर्किटेक्ट क्या कर रहा है, लेकिन द बोर्ड गॉट कन्विंस्ड कि यार ही इज द मैन। How many people were interviewing at that time? वो बॉम्बे से आए, एक तो यहाँ जो भारती रियलिटी के CEO हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मिस्टर सुशील सियाल। उस समय वो ग्रेट इंडियन में मेरे फर्स्ट बॉस बने थे। अरे वाह। He was my first boss when I went to the business and sales side of real estate. सो वो इंटरव्यू पैनल में थे, एक उनके बॉस होते थे कर्नल सोडी, और एक बॉम्बे से टीम थी। तो बाद में इन्होंने बताया कि बाकी सब ने तो शुरू में रिजेक्ट ही कर लिया था, इसको बुला ही क्यों लिया, दे वर अपसेट। बट देन एसके सियाल बैटेड फॉर मी कि आउट ऑफ द लॉट आई हैव लाइक्ड हिम बेटर द बेस्ट बिकॉज ही नोज द सब्जेक्ट, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ टेक्नोक्रेट। मिस्टर सियाल, ही हैड गॉट इनटू बिजनेस साइड आफ्टर बीइंग अ इंजीनियर विद अंसल्स, सो ही हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर टेक्नोक्रेट्स. So that's how my journey started. So I did very well. I had very good 6-year tenure with Great Eastern Developers. And which projects? And each year my confidence got boosted because each year I got a promotion there. Wow. पहले मुझे हायर किया था कि मेरे बॉस को हायर करेंगे मेरे बाद, बट मेरा परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स इतने अच्छे रहे कि हर साल मुझे ही एक एक लेवल ऊपर लेते जाते रहे, और मेरा बॉस कभी नहीं आया. तो आई हैड अ गुड स्टार्ट. तो What products were you looking? इन्होंने एक बीकाजी कामा प्लेस में ऑक्शन में बिल्डिंग ली, साइट ली जिस पे ग्रेट ईस्टर्न प्लाजा बनाया. अच्छा. इन दिनों वी लीज्ड इट आउट टू ब्रिटिश एरोस्पेस. You didn't sell it? You were just... No, we leased it out only. Okay. तो हमने ब्रिटिश एरोस्पेस को लीज पे दिया, पुंज लॉयड को दिया, एक्सेल इंश्योरेंस को, ईगल स्टार इंश्योरेंस होती थी उनको दिया, और एरिक्सन को दिया. एरिक्सन का ऑल इंडिया हेडक्वार्टर, all big brands. मिस्टर एरिक्सन भी वहीं बैठते थे. अच्छा. इन सबको हमने टॉप MNCs को लीज किया. उन दिनों ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की इतनी कमी थी, और ये मल्टीनेशनल अब इंडिया में आना शुरू हो गई थी. इकॉनमी इन्होंने मिस्टर नरसिम्हा राव ने खोली थी और कंपनीज आ रही थी. इतनी कमी थी कि हमने उन दिनों, आज से ये बात कर रहे हैं हम 25 साल पुरानी या मे बी 24 साल पुरानी, तो वहाँ उस टाइम पे हमने बीकाजी कामा प्लेस में 165 rupees a square प्लस feet. प्रॉपर्टी टैक्स प्लस कैम, प्लस प्रॉपर्टी टैक्स प्लस कैम, तो रेंट वॉज इफेक्टिवली And bare shell बिल्डिंग 200 रुपये. तो इन्होंने मल्टीनेशनल बोलती थी यार इतना तो न्यूयॉर्क के डाउनटाउन में भी रेंटल नहीं है, टोक्यो जो दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट मार्केट है महंगी, वहाँ नहीं, उससे भी महंगा उस समय. भी महंगा. लेकिन अब ये होता है कि ये जो टॉप मल्टीनेशनल्स होती हैं, ब्रिटिश एरोस्पेस, ईगल स्टार और आपके एरिक्सन, इनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं. They don't want to compromise. फायर सेफ्टी, बिल्डिंग में और कई फैक्टर्स जो ग्रेड ए बिल्डिंग का प्लस लोकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन और मिलेगी नहीं. मोर देन लोकेशन, द सेफ्टी कंसिडरेशंस, द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल्डिंग, एवरी बॉक्स हैज टू बी टिक्ड. ओके. वो तो चाहे रेंटल कोई भी हो, इंडिया में उन्होंने बिजनेस करना है तो फिर उस टाइप की बिल्डिंग लेनी है उन्होंने. सो दैट वाज अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी. उसके बाद हमने नेहरू प्लेस में एक बिल्डिंग की विच वी रेंटेड आउट टू माइक्रोसॉफ्ट
सिस्को सिस्टम्स, So हाइंस फूड्स। you were not selling anything, you were leasing it out. लीजिंग, मेरी कैरियर की शुरू लीजिंग से ही हुई। Wow. तो सारे मल्टीनेशनल, पहले उन दिनों ना आपके ये जो कुशमैन वेकफील्ड, CBRE, CB रिचर्ड, कोई नहीं होते थे। ये आए नहीं थे अभी इंडिया कनॉट में। प्लेस के कुछ ब्रोकर्स थे जो एम्बेसीज से लाइसेंस रखते थे, उनको पता लग जाता था मल्टीनेशनल आ रही है, हाँ तो उनके एक्सपर्ट्स को घर भी दिलाते थे, ऑफिस भी दिलाते थे। हाँ। तो मेरे सामने ही सबसे पहले कॉलियर्स जार्डिन इंडिया में आई, मेरे सामने ही आई, हमें इंट्रोड्यूस कराने आए, फिर कुशमैन आई। तो जर्नी को मैंने उस समय से देखा है। तो आज आप यू उस टेक ऑल समय- दीज पीपल फॉर ग्रांटेड, ये लोग आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे कि हम कुशमैन वेकफील्ड हैं, हमारा ये है वो है। पहले ऑफिस हमारे सामने ही ग्रेट ईस्टर्न में खोले। फिर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला मेरे कैरियर में, जो होता है ना दैट मोमेंट विच रियली मेक्स यू अ स्टार इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अमृता शेरगिल मार्ग में ऑफिस होता था ग्रेट ईस्टर्न में। ये तो कंपनी ने बिल्डिंग्स ली ऑक्शन में और हमने लीज कर दी, उस पर बड़ी वाहवाही मिली, क्या प्रमोशंस मिलती गई। काम आसान भी था लेकिन क्रेडिट तो मिलता ही आपको। हाँ। तो सिगरेट पी वैसे रहा था कुछ दोस्तों के साथ में। तब आप सिगरेट पीते थे? हाँ, अभी भी हफ्ते में एक आधी पी लेता हूँ, ऐसा बुरी तरह नहीं छोड़ी। हाँ। तो एक रिसेप्शनिस्ट का अंदर से फ़ोन आया कि पंकज सर वो आपका ना मोटरोला से किसी का कॉल आया। तो मेरे को शुरू में थॉट आई कि ये EPBX बेच रहे हैं। उसको तो हमें EPBX भी चेंज करने की हम सोच रहे थे, पहले EPBX सिस्टम होता था। तो मैंने बोल दिया यार ये वो सानी को दे दो यार, मैं बिज़ी हूँ। तो भाई तो फिर मेरे को पता नहीं क्या सिगरेट फेंकी, मैं गया तो ही सेड आई एम मिस्टर शरद चंद्रा स्पीकिंग फ्रॉम मोटरोला, वी वांट 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेस। वाओ। सो फिर मैं भाग के उनके ऑफिस गया, सूर्या सॉफ्टवेयर होटल में ऑफिस होता था। पिच मारी उनको कि हमने ये बिल्डिंग्स बनाई, इतने अच्छे मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं हमारे पास, लेकिन साइट नहीं है आपके लिए। देन वी 1 लाख स्क्वायर फीट नहीं था आपके पास? हमारे पास नहीं था। फिर हमने एक जल्दी से एक साइट को आइडेंटिफाई किया सेक्टर 14 में। सेक्टर 14 गुड़गांव में 1 एकड़ की साइट थी, गोल चक्कर पे जो साइट थी। तो उसमें 1 लाख फुट बना के बिल्ड टू सूट बेची उनको। अच्छा, यू सोल्ड इट टू देम? मोटोरोला को खरीदनी थी। तो दैट वाज अ बिग मतलब फिलिप टू माय कैरियर, माय इतनी बड़ी इमेज इन द transaction। ऑर्गेनाइजेशन। बॉम्बे के हेडक्वार्टर में भी हुआ यार कि क्या बड़ी डील हो गई है 1 लाख फुट की। उन दिनों गुड़गांव में ये ऑफिस का कल्चर शुरू भी नहीं हुआ था, DLF ने भी नहीं किया था? DLF ने भी नहीं किया था। ये बड़े अर्ली डेज हैं ऑफ इकोनॉमी ओपनिंग अप एंड मल्टीनेशनल्स कमिंग इन। 2001 के लाख आसपास। फुट की डील करी उन दिनों, ये 50 करोड़ की डील थी, तो लगता था कि इतनी बड़ी डील हो गई है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आजकल बोलो कि 50 करोड़ की डील की है तो इट इज़ तो बड़ी बात नहीं होती। लेकिन हम जब 25 साल से के बाद उस अमाउंट को कंपाउंड करो तो दैट अमाउंट इज लाइक इट वाज अ वेरी बिग डील। 2000 करोड़ होगा आज की डेट में। हाँ, इवन फॉर बिग कंपनी लाइक ग्रेट ईस्टर्न वाज अ वेरी बिग डील। तो ये अच्छी कुछ ब्रेक्स मिली। फिर ये बड़ा चेंजिंग पॉइंट था, ये जो जर्नी मैंने आपको बताई, इसके पीछे ना रियल स्टेट का ये मेटामॉर्फोसिस। कितनी देर में आपने उनको हाउ लॉन्ग डिड यू गाइस टेक टू डिलीवर इट टू देम? फिर हमने बिल्डिंग 1 लाख फुट की थी, हमने उसको 2.5 साल में खींच दिया उस बिल्डिंग को। बना के दे दी? स्टिफ टारगेट्स थे, हाँ। हमने 2.5 साल में बना दी। वाओ। अब देखो वो लोकेशन भी इतनी, उस वक्त वो लोकेशन बड़ी वैल्यूबल थी, क्योंकि जो अभी आपका न्यू गुड़गांव के आप एरियाज देखते हो, गोल्फ कोर्स रोड और ये सब, यहाँ कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था ही कुछ भी नहीं था तब। बल्कि वो ओल्ड गुड़गांव में उनको थोड़ा अच्छा लगा कि आसपास कुछ शॉपिंग सेंटर, ये दुकानें लोग तो हैं, डिस्पेंसरी कुछ तो है, और उनके तो जो that was- स्टाफ है उनको रहने की जगह है वहाँ। करेक्ट, कुछ रहने की जगह है। सेक्टर 14 के हुडा के सेक्टर थे, हुडा की मार्केट्स थी। मगर ये जो पीरियड है ना, इसने इंडिया की इकोनॉमी को और पूरे रियल स्टेट को ऑल्टर कर दिया। पूरा एक डायमेंशनल शिफ्ट हुआ जब हमारी इकोनॉमी खुली। इरोस ग्रुप के दिनों में ये सब चीज़ शुरू नहीं हुई थी ना, चीज़ें डिफरेंट थी। इकोनॉमी में इतना ऑप्टिमिज्म नहीं था और इनकम्स लोगों की इतनी कोई, जब इकोनॉमी में ऑप्टिमिज्म नहीं होता लोग खर्चा भी नहीं करते, बजट के अंदर ही घर लेते थे। और होम वाज अ शेल्टर, छत, सिर पे छत, सिक्योरिटी। वो लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट नहीं आया था इंडियन मिडिल क्लास में। देयर वाज नो भाई एक छत चाहिए, अपना घर होना चाहिए, कोई ज़्यादा परवाह नहीं करता, तनख्वाहें भी नहीं इतनी थी। जब ये मल्टीनेशनल्स के आने से एक बहुत सी चेंज आया, बिकॉज एक तो मल्टीनेशनल्स आ रही थी और इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को आइसोलेशन से हटाकर इंटीग्रेट कर दिया था। तो हमारी इनकम लेवल, जब हमारी फ्री फ्लो हो गई करेंसी,
तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिरने लग गई। 7 रुपये से $1 मिलता था। एक तो वो करेंसी ठीक होने लग गई, और और हमारी लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ने शुरू हो कि गई। पैसे की कीमत घट रही थी तो रुपीज़ में इनकम बढ़ने लग गई। मल्टीनेशनल्स का रूल होता है कि उनको फंड इजी लगना शुरू हो गया। हाँ, जो सैलरीज वो इंटरनेशनली देते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है, HR प्रैक्टिसेस होती हैं, वही सैलरीज आपको इंडिया में देंगे, वो एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। तो बड़ा ये टाइम जो मैंने आपको बताया, कुछ ये लीजेस हुई, कंपनीज आ रही थी, इसी से सारा टर्न अराउंड हुआ। लोग मिडिल क्लास की इनकम्स बढ़ी, इंडियन कंपनीज ने भी अच्छी सैलरीज देना शुरू किया इनको देखकर, और उसके बाद स्टोरी हैज़ जस्ट बीन अनफोल्डिंग। एंड एज यू कैन सी द लेजेंड हैज़ इट कि जी कैपिटल को एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चाहिए था टू स्टार्ट ऑपरेशंस इन इंडिया, एंड देयर वर इन डिस्पेयर कि कोई बिल्डिंग मिली नहीं रही है उनको। तो हाउ जैक वेल्च लैंडेड इन अ हेलीकॉप्टर, एंड द प्रमोटर ऑफ DLF ही शोड हिम दिस फार्म कि यहाँ मैं आपके लिए बिल्डिंग बनाऊंगा, मेरे पास कुछ NH8 पे, NH8 पे नहीं, इसके बिल्कुल दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे। हाँ, बिल्कुल वही NH8 के ऊपर ही। हाँ। तो वो बिल्डिंग इन्होंने पहली बिल्ड तो समाओ वही तो है ना डेस्टिनी। जैक वेल्च को उनकी बात में कुछ दम लगा, उन्होंने कहा चलो बनाओ, इंडिया में काम करना ही है, हमने आपके प्राइम मिनिस्टर को प्रॉमिस किया है। सो वो बिल्डिंग बनी। देन पेप्सी को ने के लिए, एंड देन दैट स्टार्टेड अ जर्नी। इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा कि दिल्ली गुड़गांव ने एक ऐसे ये अपॉर्चुनिटी को सीज कर लिया कि गुड़गांव ने प्राइवेटाइज किया हुआ था, प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी हुई थी कि आप कर सकते हो डेवलप, आप लाइसेंस लेके कुछ भी कमर्शियल रेजिडेंशियल डेवलप यू कैन बाय इट फ्रॉम द फार्मर्स एंड टिपिकली हाँ, प्राइवेट सेक्टर इज फास्टर टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन अपॉर्चुनिटी। अब जो दिल्ली ने उल्टा किया था कि पहले प्राइवेटाइज होता था दिल्ली, लेकिन DDA ने अपनी मोनोपोली डिक्लेयर कर ली थी। इवन व्हेन द अपॉर्चुनिटी वाज नॉकिंग इट्स डोर्स, they were very slow. हाँ, then see what if they had identified 500 acres in Delhi, made a master plan for a world class commercial center, invited private sector players to bid for those plots of land, एक उसमें बहुत amenities देते, तो सारा corporate activity दिल्ली में ही रहती। गुड़गांव शायद नहीं होता। गुड़गांव शायद नहीं आता। अब मैं बता रहा हूँ, ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर्स में हमने एक साइट बीकाजी कामा प्लेस में ऑक्शन मिली, एक साइट नेहरू प्लेस में मिली, फिर हमें कोई साइट ही नहीं मिली दिल्ली में। हमारा बिजनेस मॉडल वहाँ ख़त्म हो गया क्योंकि देयर वर नो मोर साइट्स अवेलेबल किसी भी ऑक्शन में। सो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू रियल एस्टेट, एंड दिस इज हाउ माय इनिशियल पार्ट ऑफ माय कैरियर वाज corporate office leasing. I was interacting all the senior people you see in these IPCs. They're so senior कि वो इंडिया में भी नहीं है. Most of them have been transferred abroad. Managing director सिंगापुर में इधर उधर. These are the guys, ये भी fresh college से pass out हुए थे, तो मैं दौड़ के बिल्डिंग दिखाता था, ये भी मेरे साथ साथ क्लाइंट को लेके बिल्डिंग दिखाते थे. So those were the starting years of a new era. तो उसके बाद ये मेरी जर्नी शुरू हुई, ऐसे मैं रियल एस्टेट में आया. तो उसके बाद ग्रेट ईस्टर्न ने मैंने कहा ना, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग ने इस कंपनी को डीमर्ज कर दिया. और डीमर्ज एंटिटी ने एक प्रोजेक्ट में, मैं रेजिडेंशियल में मेरे को एक्सपोजर मिला उन दिनों एज अ इस साइड में इन द सेम कंपनी डीमर्ज एंटिटी में, जिसको कॉर्पोरेशन बन गई. फिर वो उन्होंने अपना कहा कि अलग ही कंपनी बना दो. आप बता रहे थे महिंद्रा ने टेक ओवर किया. हाँ, मगर पहले डीमर्ज करी, एक साल बाद महिंद्रा ने टेक ओवर कर. अच्छा. लेकिन जब वो एक साल में हम अलग थे तो हमने मिस्टर बख्शी को अप्रोच किया, मैंने और सियाल ने. मिस्टर बख्शी सेंट्रल पार्क. हाँ, सेंट्रल पार्क के. तो इनके बड़े भाई साहब हैं कम्मी बख्शी, वो पहले देखते थे. तो मैं और मिस्टर, तो नई कंपनी के पास पैसा नहीं था ज़मीन लेने का. उसको प्रोमोटर्स ने कह रहा था यार अपनी एक्सपर्टीज़ पे जो करना है तुम कर लो, पैसे हम ज़्यादा नहीं देंगे. तो हम मिस्टर बख्शी के पास गए और हमने उनको कन्विंस किया कि हमें एक डेवलपमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दे दें. अच्छा. तो दैट आर पिच क्लिक्ड. कौन सी लैंड थी ये? सेंट्रल पार्क ऑन गोल्फ कोर्स रोड. अच्छा, सेंट्रल पार्क ऑन गोल्फ कोर्स रोड. तो हमने वो प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया. वो नया कॉन्सेप्ट था उन दिनों, कोई डेवलपमेंट मैनेजमेंट करता नहीं था. तो ये आपने तो मैंने और सियाल ने पूरी प्रेजेंटेशन की कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा. ये कॉन्सेप्ट आपने उठाया कहाँ से, मतलब या खुद बनाया? खुद बनाया. वो उन दिनों कोई आपको रेडीमेड टेम्पलेट नहीं मिलते थे. रियल एस्टेट में हर चीज़ नहीं हो रही थी. कॉर्पोरेट ऑफिस लीजिंग में आपको कंपनीज को कैसे पिच करना है, क्या बोलना है, ये सब खुद डिजाइन करना पड़ता था. खुद डिज़ाइन करना पड़ता था. IPCs कुछ नहीं थी तब.
तो ये डेवलपमेंट मैनेजमेंट, हमने तो सर्वाइवल का हो गया था कि हम डीमर्ज हो चुके हैं, अब पैसा अब और कोई काम दे नहीं नहीं रहे, है। कैसे काम आगे चलाएं। तो हमने इनको बड़ी सॉलिड पिच दी कि हम पूरी डेवलपमेंट मैनेजमेंट करेंगे, आपकी लैंड आपकी, पैसे आपके। हमारा इतना एक्सपीरियंस है। तो सेंट्रल पार्क का नाम भी हमने रखा। पीपल डोंट नो, उस प्रोजेक्ट का नाम जो सेंट्रल पार्क रखा, वो नाम रखा, वही आज उस कंपनी का नाम है, वो सेंट्रल आज पार्क। कंपनी का नाम है, फिर कंपनी ने अपना वो नाम अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि मतलब उसके company is called सेंटर Central Park। सेंटर में पार्क था। हाँ, सेंटर में पार्क था, तो उन दिनों का बड़ा आइकॉनिक प्रोजेक्ट था सेंट्रल पार्क। और उसका आलियाज भी जो नहीं आया था। हाँ, जो क्लब बनाया था वो बेस्ट इन क्लास क्लब था उन दिनों। हम्म, तो उसके बाद चीज़ें डिटोरेट कर गई, RW ने अच्छी तरह संभाला नहीं उसको, लेकिन वो बहुत अपने समय से आगे प्रोजेक्ट था। आपको पता है मोस्ट पीपल इन आवर इंडस्ट्री हु नो यू वेल विल नॉट नो दिस फैक्ट कि सेंट्रल पार्क भी आपने शुरू किया था। अच्छी तरह याद है कि सेंट्रल पार्क में मिस्टर कमी बख्शी के पास 10 चक्कर काटे हमने, तब उन्होंने दिया। उन्होंने फिर काम दिया और हमने ये शुरू किया। पर उन दिनों एक फिर सैड सीन हुआ कि महिंद्रा ग्रुप ने टेक ओवर कर ली कंपनी। तो मैं बड़ा क्लोज था ये ग्रेट ईस्टर्न की मैनेजमेंट से, मिस्टर शेड से, वो बड़ा एडमायर करते थे, उनका ब्लू आइड बॉय था। तो मुझे सिचुएशन अच्छी नहीं लगी यार कि कोई और टेक ओवर कर रहा है, इनके साथ काम किया था, थोड़ा इमोशनली मैंने वो कंपनी छोड़ दी। तो मैंने तब ज्वाइन किया टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया, तब वो इंटरनेट का भी बीज तभी बोया गया था। हम कॉलेज में जब थे तो इंटरनेट कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके तो बाद जैसे .com सुंदर पिचाई गूगल का हेड बनाया, तब वो ना गूगल था ना इंटरनेट था। तो फैक्स क्या करते थे, जब ये मल्टीनेशनल से लीजिंग करते थे तो हम प्रपोजल भेजते थे, उनका फ़ोन आता था, हम अपना टर्म शीट भेज रहे हैं, तो हम फैक्स मशीन के पास खड़े हो जाते थे, आएगा आएगा, क्योंकि वो डील बड़ी होती थी कि डील आए, उसी के चक्कर काटते रहते थे कि फिर कट सीटी बजती थी, कट 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 करके पेपर आते थे, तो कि आ गया मेरा। आ गया फैक्स। तो ये मेल ही नहीं होती थी इन दिनों में। तो तब वो इंटरनेट का बीच नया नया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप भी इंटरनेट में आ रहा था, इंडिया टाइम्स उन्होंने कंपनी बनाई थी। बनाई उन्होंने। अब इनका प्लान था कि अलग अलग वर्टिकल्स बनाएंगे, रियल स्टेट, एक शादी का बनाएंगे, मैरिज का बनाएंगे, क्लासिफाइड्स का बनाएंगे और जॉब्स का बनाएंगे। timesjobs.com चला नहीं। मैजिक ब्रिक्स का एक आइडिया था, रियल एस्टेट मैजिक ब्रिक्स पोर्टल जो है। है। तो मैजिक ब्रिक्स का नाम भी नहीं तब पड़ा था, लेकिन जो इनिशियल इंक्यूबेशन टीम थी, मुझे रियल स्टेट का डोमेन एक्सपर्ट जैसे लिया गया था। अच्छा, मैजिक ब्रिक्स के लिए। मैजिक ब्रिक्स के शुरू के थॉट प्रोसेसेस वगैरह में मैं तब इन्वॉल्व था। लेकिन मैं बताऊं कि रियल स्टेट जैसा, अगर किसी को रियल स्टेट में काम करने की एक बार वो पड़ जाए ना, एक्सपोजर मिल जाए, तो कहीं नहीं जा सकता उसको कोई और बिजनेस बहुत डल और रूटीन लगेगा, बहुत डल और रूटीन, कम से कम मुझे तो लगा। नहीं, तो ये बात सबके लिए सच है। हाँ, क्योंकि रियल स्टेट में ना हर एक प्रोजेक्ट एक न्यू स्टोरी है, एक नया चैलेंज है, उसमें कुछ नयापन है। बाकी सेक्टर में मुझे लगा कि मैं देखता था वहाँ बड़े सीनियर प्रोफेशनल्स होते थे, उनका काम होता था वो टाइम्स ऑफ इंडिया में उनकी वेबसाइट पे या न्यूज़पेपर में एड्स बेचते थे कॉर्पोरेट्स में जा जाके। तो सालों साल आप वो काम कर रहे हो, Same जा काम रहे कर हो, एड्स ऑफर कर रहे हो, किसी को डिस्काउंट दे दिया, लेकिन क्या नयापन है, क्या कुछ भी चैलेंज नहीं। एक लिमिट के बाद। या हर प्रोजेक्ट समय बदलता जा रहा है, लोगों की नीड्स बदल रही हैं और एस्पिरेशंस बदल रही हैं, आपको भी अपने साथ आपको चेंज करना है। तो आपने कितना डायनामिक फील्ड है। तो मैंने बिफोर मैजिक ब्रिक्स गॉट लॉन्च्ड, मैंने उन दिनों फिर अप्लाई कर दिया सीधा वहाँ से। वाटिका शुरू हो रही थी, वाटिका ने पहला प्रोजेक्ट अपना बना लिया था, फर्स्ट इंडिया प्लेस। वो उन्होंने TCG ग्रुप के साथ बनाया था, एक पार्टनर के साथ बनाया था, चैटर्जी ग्रुप। चैटर्जी ग्रुप NRI है, बहुत From, बड़े बिजनेस में, UK UK। think। तो इन्होंने एक साइट ले ली थी 1.3 की 1.3 एकड़ की, केवल वाटिका ट्राइंगल के लिए। एक ही एसेट था कंपनी का, सुशांत लोक का। हाँ, सुशांत लोक का एक ही वो पीस था, 1.3 त्रिकोना। तो मैंने कहा यार निकलो, ये बोर है यार, मीडिया रियल स्टेट में वापस आओ। रियल एस्टेट में जाओ। तो तब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ इतनी होती थी। आप 1 लाख स्क्वायर फीट की इतनी बिल्डिंग कर चुके थे उस समय 50 करोड़ की। तो कहाँ से फिर बैठो? मैं, हाँ यू राइट, वो बग था। तो उन दिनों फिर मैं इनके पास गया, मिस्टर भल्ला के, इनसे मिला। तो गौरव गौतम ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके काम शुरू किया था उन दिनों। तो कुछ ये भी बाई चांस देखो, ये ऑफिस बिल्डिंग बना रहे थे यहाँ पे वाटिका ट्रायंगल। तो दैट मैच्ड योर मैच मेरे जैसे प्रोफेशनल्स मार्केट में बहुत कम थे। हाँ। मैं था IPC वाईपीसी कुछ भी नहीं होती थी आपकी। हाँ। तो वो बड़ा मैच हो गया, एक बड़ी अच्छी रैप। मुझे भी मिस्टर भल्ला
गौरव गौतम भी बड़े अच्छे यंगस्टर्स लगे, जो बड़े रिस्पेक्टफुल और बड़े अच्छे थे और अभी भी हैं मेरे साथ, बड़े रिस्पेक्टफुल हैं। लेकिन मिस्टर भल्ला एक बड़े इंटेलेक्चुअल मुझे आदमी लगे, वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड वेरी इंटेलेक्चुअल। उनसे ये बहुत है ना, किसी के साथ क्लिक कर जाता है। तो शुरू मेरी मिस्टर भल्ला से एंड तक हमेशा बहुत अच्छी रही। और वाटिका की जर्नी आपको पता होगी कि एक बड़ा अमेजिंग जर्नी। वाटिका की जर्नी बताओ आप, क्योंकि वहाँ से कमर्शियल मॉडल, अशोर्ड रेंट मॉडल, सब कुछ शुरू हुआ। दैट वाज अ न्यू वाटिका ट्रायंगल में वाटिका ट्रायंगल से जर्नी शुरू हुई। 1.3 लाख स्क्वायर फीट उसका एरिया था, 1.3 एकड़ की साइट थी। और तब डीएलएफ पूरे ब्लूम जोरों पे था, और साइबर सिटी में आपका यूनिटेक भी पूरे जोरों पे था। तो कंपटीशन बहुत थी और हम एक छोटे नए प्लेयर थे। तो फंडिंग वाज अ चैलेंज, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग उन दोनों इतनी मिलती नहीं थी। तो हमारे पास साइट ही साइट थी। तो फंड करने का एक अच्छा था कि हम लोगों को अशोर्ड रिटर्न पे बेचें, उनको कहें कि आप हमसे ये ऑफिस स्पेस खरीदो। क्योंकि देखो हम चाहते तो छोटे छोटे ऑफिस काट के बेच सकते थे। लेकिन मिस्टर भल्ला की विजन थी कि मुझे ग्रेड ए बिल्डिंग बनानी है जो मैं मल्टीनेशनल्स को लीज करूंगा, और उसके लिए छोटे ऑफिस चलेंगे नहीं। हाँ, छोटे ऑफिस तो मुझे किसी को छोटा ऑफिस डिवाइडेड राइट नहीं देना, अनडिवाइडेड राइट देना है। सो वी मेड अ गुड पिच, जो फर्स्ट इंडिया में प्लेस में उन्होंने किया भी था, एक सक्सेसफुली वो कर चुके थे मॉडल को। तो उसका हम और आगे लेके गए कि हमने इसको बोला कि हम अशोर्ड रिटर्न, फर्स्ट इंडिया प्लेस बनने के बाद बेची थी, जो रिटर्न रेंट पे थी। तो पहले कनॉट प्लेस में बिकती थी, तो रेंटेड प्रॉपर्टी रेंटेड थी। तो हमने अशोर्ड रिटर्न का एक पैकेज बनाया कि एक एग्जांपल तो लोगों को दिख ही रहा था। फर्स्ट इंडिया प्लेस उन दिनों की आइकॉनिक बिल्डिंग, बिकॉज इट्स वेरी यूनिक आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल लॉन्ग फसाड। उस समय एमजी रोड के ऊपर बिल्डिंग्स ही कितनी थी। फर्स्ट इंडिया प्लेस वाज अ लैंडमार्क, लोग बोलते थे फर्स्ट इंडिया प्लेस के आसपास वो लैंडमार्क, सेकंड या थर्ड बिल्डिंग थी वो उस रोड की। करेक्ट। और बड़े स्टेटली आर्किटेक्चर था उसका, बड़ा। आज भी सारे बैंक्स वही हैं, आज भी सारे बैंक्स वही हैं। तो फिर अशोर्ड रिटर्न मॉडल पे कहा, लोगों को कमिट किया कि भाई हम इस रेट पे रेंट करेंगे और आप पैसा हमें अपफ्रंट दे दो रादर देन कंस्ट्रक्शन लिंक्ड इंस्टॉलमेंट प्लान, ताकि हम कम एरिया बेच के पूरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मीट कर लें। कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पे करेंगे तो फिर ज़्यादा एरिया बेचना पड़ेगा। तो फिर उसी से ये मॉडल शुरू हुआ और सक्सेसफुली वाटिका ने बिल्डिंग बनाई और बहुत मार्केट में रिकॉग्निशन मिली कि इतनी हाई क्लास बिल्डिंग बनी। उन दिनों वाटिका ट्रायंगल पूरी लीज हो गई जैसे कमिट किया था। फिर वाटिका बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेस। इट्स जस्ट दैट कि कई बिल्डिंग्स बनाई हमने। फिर वाटिका टावर बनाया, वाटिका एट्रियम बनाया, वाटिका बिजनेस पार्क बनाया, सिटी पॉइंट बनाया, वाटिका बिजनेस पार्क बनाया, प्रोफेशनल पॉइंट बनाया, फरीदाबाद में माइंडस्केप्स बनाया। फिर वाटिका की अपनी, फिर हमने वाटिका ऑल्सो गॉट इनटू रेजिडेंशियल, वाटिका सिटी से शुरू किया 1650। दैट वाज अ बिग स्टेप फॉर वाटिका ऑल्सो, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट से हाउस होल्ड नेम तभी बनते हो जब आप रेजिडेंशियल बेचते हो। कमर्शियल इज अ नीश मार्केट। तो वाटिका सिटी हमने 1650 रुपए फुट में लॉन्च करी। 1650 800 रुपए कंस्ट्रक्शन थी। Which year was it? अब वो ईयर्स का ना ट्रैक में 2005-06 होगा मेरे ख्याल से। अब ये मेरे को सोचो कि 2000, हाँ 2005-06 होगा। 2004-3-4 के आसपास ही है। 1650 रुपए में। करेक्ट। फिर पास आउट 1991 में किया था, 10 साल बता के 2022 2003-4 होगा। तो वो भी एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था वाटिका। मुझे तो अभी भी वाटिका सिटी बहुत पसंद है। नहीं, वाटिका सिटी इज़ ब्यूटीफुल, बट एक इसमें मेरा एक क्वेश्चन आता है। वाटिका सिटी, फिर हमने जयपुर में साइट ली, फिर हमने नए मास्टर प्लान अम्बाला में लिया, मेरे सामने ही नए मास्टर प्लान में वाटिका ने बहुत लैंड एक्वायर करी। वाटिका इंडिया नेक्स्ट लॉन्च किया। एक चीज़ बताओ। लेकिन वाटिका ने एक चीज़ मुझे थोड़ा सा, जब मैं वाटिका छोड़ चुका था, एक चीज़ वाटिका ने शायद कर लेनी चाहिए थी, छोड़ना नहीं चाहिए था। कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेस में वाटिका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम बन गया था। वाटिका शिफ्टेड ऑल इट्स फोकस टू रेजिडेंशियल एंड वो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेला ऑफिस स्पेस पे। उन्होंने कमर्शियल साइट ली, लेकिन वो मानेसर के पास जाके दैट वाज टू फ्यूचरिस्टिक। लेकिन इस एक्सटेंशन रोड एरिया में वाटिका अपना फोकस पूरा शिफ्ट नहीं करता, तो 10 बिल्डिंग और बना चुका होता, न्यू गुड़गांव में चला गया। लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पे ना को छोड़ना नहीं चाहिए, 10 बिल्डिंग और खड़ी करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा एक क्वेश्चन आता है, आप फर्स्ट इंडिया प्लेस में थे,
most of the buildings that you were making were around the Golf Course Road or MG Road. At that time, the conceptualizing Vatika City on the cusp of Sona Road and extension, वो envision कैसे किया आपने? Roads भी नहीं थी तो मैं आपको बताऊं तो एक्सटेंशन रोड तो कोई थी नहीं, एक्सटेंशन रोड तो थी नहीं, एक्सटेंडर सोना रोड भी नॉन एग्जिस्टेंट, सोना रोड भी बहुत पतली थी. अब इज जस्ट दैट कि भल्ला साहब को कोई ऐसी लैंड ओनर से डील मिल गई लाइसेंस साइट की. तो हमें मुझे याद है कि वो बताते थे कि लाइसेंस FSI 75 रुपये फुट की पड़ी है. वाह. तो एक अच्छी उनको कुछ कुछ डील वो भी ढूंढ ही रहे थे. ग्रुप हाउसिंग डेस्टिनी होती है. तो कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेस में हम बड़े खुश थे. तो उनको कहीं से ये डील मिल गई लैंड ओनर से, उनकी कुछ हुई डील, अचानक वो उन्होंने उठा ली साइट. 75 रुपीज़ स्क्वायर फीट FSI में, 800 रुपये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, 1650 में बेचा. तो फिर यस, क्योंकि ये साइट अगर ढूंढ के लेते तो शायद सोचते यार कि लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है. बाई चांस कई बार लैंड ओनर होता है कि आप मेरी साइट कर लो और क्योंकि प्राइस सही मैं आपको click कुछ कर जाता है. प्राइस सस्ता दे दूंगा, टाइम दे दूंगा. आई डोंट नो क्या था डायनामिक्स, शायद पेमेंट का टाइम दिया हो कुछ का, वो तो भल्ला साहब ही जानते हैं, मैं था नहीं. लेकिन वो ऐसा नहीं ढूंढ के निकाली थी कि राइट की वाइड देयर पहला प्रोजेक्ट. लेकिन उन दिनों सोना रोड में भी थोड़ा ट्रैक्शन हो, बस सोना रोड के भी हम लास्ट प्रोजेक्ट थे. अच्छा. अब सोना रोड में अगर आप लोग एकदम NH8 एंड में से था, घूम के आते एंड थे में था. तो एकदम एंड में, लोग सारी बोलते थे एकदम एंड में हुआ. हाँ. लेकिन वाटिका सिटी का देखो, बाकी सब ने टिपिकल हाई राइज बनाई, ये मिक्स बना. लेकिन ये जो हमारे आर्किटेक्ट थे स्टूडियो U+ से, इन्होंने स्ट्रीट्स का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया. वाटिका सिटी में देखो, वर यू इन्वॉल्वड इन द, हाँ फुली इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट तो मैं और ये जो मिस्टर भल्ला और गौरव गौतम, हम सारे कोर कमेटी थे. और जब मैंने वाटिका को छोड़ी भी तो आई लेफ्ट एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. आई वाज अ सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस, एंड मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी चला गया. होते होते तो कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड सेल्स एंड मार्केटिंग. तो फिर वो वाटिका सिटी क्लिक कर गई. वाटिका सिटी क्लिक कर गई तो हमने फिर बाकी आपको पता ही है, जयपुर किया. जयपुर भी इतना हिट हो गया, इतने बिके थे यूनिट उन दिनों, मतलब रिकॉर्ड. मुझे याद है कि हमने एक ऐड निकाला था, एक जयपुरी आदमी पगड़ी में टाइम्स ऑफ इंडिया के कवर पेज पे, एक हफ्ते में 100 करोड़ इकट्ठे हो गए थे मार्केट से. 4000 रुपये गज बेचा, और उन दिनों 100 करोड़ की वैल्यू वाज लाइक ह्यूज, बहुत ह्यूज थी. मुझे याद है मिस्टर भल्ला ने कॉम्प्लीमेंट दिया था, वेल डन पंकज, 100 करोड़ इकट्ठे कर दिए, इट मीन समथिंग. और 100 करोड़ की कलेक्शन आई थी और 4000 रुपये गज के प्लॉट, बहुत बड़ा हिट हुआ. स्टोरी हमने सबको, मैंने बिठा के, टीम ने बिठा के, चैनल पार्टनर्स को. तो उन दिनों जब इकोनॉमी में ना Tier 2 सिटीज़ पे बहुत ज़्यादा एनालिस्ट लिख रहे थे कि नेक्स्ट ग्रोथ विल हैपन नाउ इन Tier 2 सिटीज़. तो वो स्टोरी बहुत एक्साइट की लोगों को कि Tier 2 सिटीज़ में बहुत अब बड़ी सिटीज़ ग्रो कर गई हैं, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो Tier 2 सिटीज़ में बहुत डिमांड आएगी. इट वाज अ वेरी बिग हिट. फिर वाटिका इंडिया नेक्स्ट में, तो वाटिका ने पूरा का शहर बसा दिया वहाँ लॉन्च किया हमने. कैसे वहाँ 10,000 रुपये में गज में पहले प्लॉट बेचे थे हमने. 9,000 में मेरे ख्याल से. 10,000. अच्छा, 10,000 रुपये गज में पहले प्लॉट बेचे थे. तो वाटिका में ही मिस्टर भल्ला ने अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे कॉर्पोरेट फाइनेंस भी करने दिया. मैं IT से ना, IT में जो टाइम आप स्पेंड करते हो ना, आपको एनालिटिकल माइंडसेट मिलता है. हाँ. तो मैंने ग्रेट ईस्टर्न के टाइम से ही अपने आप फाइनेंशियल एनालिसिस सीख लिया था. और और मेरा फाइनेंशियल एनी एनालिसिस प्रोजेक्ट, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के बॉम्बे हेडक्वार्टर में भी लोग मानते थे. सियाल वॉज अ बिग फैन ऑफ माई कैश फ्लोज एंड एवरीथिंग. मैं कंपनी के फाइनेंस के लोगों से नहीं बनाते थे, वो मुझसे बनाते थे फिजिबिलिटी रिपोर्ट. तो यहाँ भी मैंने अपना कैश फ्लोज वगैरह में आने लगा, तो उन्होंने मुझे कॉर्पोरेट फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस बना दिया. तो हम तो ऑलमोस्ट एकदम वाटिका का IPO करने के वर्ज पे पहुँच गए थे. तो उन दिनों स्टॉक मार्केट गिर गई, तो हमारा बिल्कुल रह गया. अगर स्टॉक मार्केट 3-4-6 महीने और अच्छी चलती तो वाटिका वुड हैव बीन अ लिस्टेड कंपनी. अच्छा. पर उन दिनों एक बहुत खुशी हुई कि आई वॉज इन्वॉल्व इन वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट इक्विटी डील्स, इंटरनेशनल प्राइवेट इक्विटी डील्स इन द रियल एस्टेट सेक्टर. ओके. लोगों को पता नहीं कि वाटिका ने उन दिनों 800 करोड़ रुपए रेज किए थे. कहाँ से? फ्रॉम वेल्स फार्गो. ओके. पहले वेल्स फार्गो, अभी वेल्स फार्गो बैंक है अमेरिकन, लेकिन तब वो वेकोविया बैंक था. ओके. वेकोविया, गोल्डमैन सैक्स और बेयर कैपिटल, वो तीनों मिला के इतना बड़ा फंडिंग रेज किया था. एंड यू वर पार्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन. तो तब वो फंडिंग इतनी होती नहीं थी रियल एस्टेट में. अच्छा. तो इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द फर्स्ट
things which happened. So that funding was utilized in which projects? अपने इंडिया नेक्स्ट में अच्छा, इंडिया इंडिया नेक्स्ट. नेक्स्ट में यूटिलाइज किया. Wow, wow. तो And कंपनी को एक then बहुत from बड़ा Vatica, you came to. वाटिका के बाद आए आयरियो वाज द नेक्स्ट एक्साइटिंग. एक बार जर्नी आपकी कंपनी में पूरी हो जाए ना, तो फिर आपका प्रोफेशनल कहता है कि आपको कुछ, आपकी अगर लर्निंग चेंज होती रहे तो आपको अपने किसी न्यू चैलेंज में अपने आप को फेंकना है. तो आपको ये कैसे पता चलता है कि जर्नी मेरी कंप्लीट हो गई वाटिका में? अब कई वही होता है कि आपको कोई ऐसा प्री प्लान तो नहीं होता. हाँ. आपको थोड़े जो सर्कमस्टांसेस होते हैं एक्सटर्नल इंटरनल माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फिर आदमी अपॉर्चुनिटी दूसरी की तरफ अट्रैक्ट होता है. तो देखो, मैं नॉर्मल डेवलपर के पास शायद ना जाता, लेकिन आयरियो वाज अ वेरी एक्साइटिंग फिनोमेना. एंड इट वाज अ बिग फंड. इट वाज अ वेरी बिग फंड, और रियल एस्टेट की दुनिया में एक बड़ी नई चीज़ थी विद अ ह्यूज प्रॉमिस. उनके पास ऐसे टॉप मार्की इन्वेस्टर्स थे कि इट वाज सबसे, उन्होंने इतना ह्यूज, मतलब द फंड दे हैड रेज्ड वाज मैसिव. और पोटेंशियल था कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते और इन्वेस्टर्स को खुश रखते तो उनके पास इनफाइनाइट फंडिंग, लिमिटलेस फंडिंग के एवेन्यूज होते. इफ यू नो परफॉर्म विद द इन्वेस्टर्स, द फंड्स, देन वंस यू गेन देयर ट्रस्ट, then you have made it, because then funds will never be a problem in the future. तो उनको एक नेशनल लेवल CSO चाहिए था. हाँ. तो मुझे लगा चीफ सेल्स ऑफिसर. तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया. 3 साल मैंने बिताए. 3 years. तो वो भी एक बहुत अच्छा टाइम था. So IREO was launched with you being CSO. No. For 1 year they was Mr. वरुण खन्ना. अच्छा. 1 साल पहले वरुण खन्ना. Then you took over. उन्होंने हाँ. Okay. And what all projects? 3 साल बड़े अच्छे रहे मुझे. वो देखो, समय कैसा होता है, जो समय के साथ सिचुएशंस बदलती हैं, कंपटीशन आती है, मार्केट डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, जो इन सब को अच्छी तरह नेविगेट करता है डेवलपर और जो कंपनीज एनालाइज करता है, जो एनालाइज करता है, अपने आप को चेंज करता है, अपनी स्ट्रैटेजीज को भी चेंज करता है, वो एडवांटेज लेता है. तो मार्केट्स तो वो 3 साल में बताऊं आयरियो के गोल्डन फेज थे. आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ऑफ मी, बट आई वाज लकी टू बी देयर. आई मीन इट वाज अ टीम एफर्ट. सारी मैनेजमेंट का भी रोल था, सबका अच्छा था. लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मैं आयरियो के गोल्डन फेज में वहाँ था. और एक समय ये आया था कि आयरियो का ब्रांड नेशन में वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड डेवलपर्स बन गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ टोटली हाउसिंग में नए कॉन्सेप्ट्स जो लोग डेवलपर सोचते नहीं थे अपने समय से. अभी तो समय के साथ साथ उन दिनों जो नई चीज़ होती है, इनोवेटिव चीज़ होती है, वो पुरानी लगने लगती है कि उसमें क्या खास है. उस समय ब्रांडेड रेजिडेंसीज, ग्रैंड आर्च, स्काईऑन, विक्ट्री वैली, these projects were a bit ahead of their times. Yeah. They were very ambitious in terms of their architecture, Victory Valley, the amenities. tallest tower हो गया. Tallest towers, उनमें कुछ X factor था इनके projects में. एक extra international architects थे, कुछ style था. Market was really lapping it up. वो एक ब्रांड था, लोग कहते थे कि NCR में भी one of the top में है ये. इंडिया में भी लोग आयरियो को जानते थे. आयरियो पंजाब में NRIs used to love आयरियो. NRIs उनको लगता था फॉरेन फंडेड कंपनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. What went wrong with it? I should not say. I'm not here to analyze. It's a very sensitive thing to I know. say such a thing. Obviously उन्होंने अपनी strategies मार्केट मैंने in general बोल दिया था. Companies need to change their strategies. They didn't change it. जब आपको लगने लगता है किसी भी कंपनी को कि आप मार्केट से बड़े हो, या किसी प्रोफेशनल को लगने लगता है कि आप मार्केट से भी बड़े हो गए हो और मार्केट आपके मन मुताबिक करेगी, तो वो ही गलती होती है. Wow. So that is a big mistake, and many times people do make that mistake. They think they're bigger than the market. Wow. So you have to आपको strategy को, your strategy has to be dynamic. तो बंसल साहब was in touch, Mr. and you know M3M. हाँ, M3M. तो मैंने फिर M3M को ज्वाइन किया. 2 साल M3M लगाए. उसमें भी एक खुशी है कि M3 में अच्छा योगदान दिया मैंने. मुझे अभी तक याद है एक्सपीरिया व्हेन दे वर हैविंग देयर लास्ट डे, दे इनवाइटेड यू, दो यू वर विद AIPL, एंड दे ऑनर्ड यू सेइंग कि यू वर देयर विद देम इन देयर टफेस्ट फेज. तो पंकज बंसल ने ऐसा बोला स्टेज पे खड़ा होकर, मुझे अच्छा लगा. मैंने आई रियली फेल्ट ही डिडंट हैव टू से दैट. ही डिडंट हैव टू. कि उसने सीधा बोला कि हमारा थोड़ा टफ समय चल रहा था, लेकिन पंकज मैन वाज वन मैन आर्मी.
हाँ। अकेले पूरी मार्केट में टाइट उन्होंने हमारे फेवर में चेंज कर दी। हमारे फेवर में हमारे ब्रांड को स्टैब्लिश कर दिया। तो फिर उनका ये बोलना मुझे उसको आई रियली ही गेन माई रिस्पेक्ट। अभी भी पंकज बंसल उसके बाद कई बार मिला है, मिस्टर बंसल मिले हैं, दे मेट मी वेरी अफेक्शनेटली। सो ये चीज़ को मैं उन्हें अपने हर घर के फंक्शन में, बच्चों की शादी में, पोतों के बाहर उन्हें रिश्ता रखा है जो सब लोग नहीं रखते, लेकिन इन्होंने अभी भी रखा है। इनकी एक चीज़ मैं एडमायर करूँगा। And then you came to तो 2 साल के बाद मैं फिर ये तब एक चैलेंज का बग काटा अंदर। तो एक पता नहीं वाइटलैंड में कुछ कॉमन फ्रेंड थे, सॉरी इसमें आपके AIPL में वो कई बार मिस्टर दलजीत सिंह बुला लेते थे कि भाई जस्ट टू चैट अबाउट हाउ द मार्केट इज़, क्या सीन है, क्या है। तो फिर उनसे मिला, मैंने कहा कि कुछ नया काम शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं नहीं इस वक्त। मैंने कहा चलो मिलके करते हैं। और कुछ चीज़ें वो तो ऑब्वियसली आप पब्लिक पॉडकास्ट में नहीं बोल सकते, लेकिन उनसे एग्रीमेंट हुई और फिर हमने काम शुरू किया। तो बिजनेस क्लब था उनका प्रोजेक्ट। हाँ, बिजनेस क्लब था, ओखला में अच्छा काम किया था, लेकिन फिर कंपनी कुछ सालों से मार्केट से विलुप्त हो गई थी। वो थोड़ा एक एक्टिव नेम नहीं थे। तो अगेन पुरानी मार्केट साइकिल में पीसफुल होम्स थोड़ा अटक गया था। कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो एक अच्छी जर्नी रही, बहुत अच्छे कुछ 7 इयर्स किए। मैंने भी बहुत गेन किया। मुझे लगता है कि मैंने भी योगदान दिया AIPL में। एक AIPL आज एक बहुत जाना पहचाने नामों में एक है, बिग नेम्स, और वो अपनी क्वालिटी के लिए अप्रिशिएटेड। आई थिंक देयर कॉम्प्लेक्सेस दे हैव डिलीवर्ड, पीसफुल होम्स दे हैव डिलीवर्ड। ये चीज़ लोग मानते हैं। आप वैसे बड़े ह्यूमिलिटी से बोल रहे हो कि मैंने योगदान दिया। as far as I know, and I think everybody should know, you had a big role to play in making AIPL a big brand. By God's grace, God gave me that opportunity. और आज I'm very happy to note कि people appreciate वाटिका, ये जो वाइटलैंड ने बिल्डिंग्स भी बनाई है, AIPL ने बिल्डिंग्स भी बनाई है, लोग अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, वो अच्छी जर्नी रही। तो वही मैंने कहा ना कि समय के साथ साथ आपको नए चैलेंजेस लेने चाहिए। बोर्डम हो जाती है थोड़ा, यू गेट टेकन फॉर ग्रांटेड कि आप भी थोड़ा आपको पता है, दो आई नो यू फॉर सो मेनी ईयर्स, बट आफ्टर लिसनिंग टू मेनी थिंग्स आई एम जस्ट रियलाइजिंग दैट आपने किसी भी पीरियड में चैलेंज लेना नहीं छोड़ा। हाँ, आपने हर बार चैलेंज उठाया। मैंने चैलेंजिंग असाइनमेंट्स ही लिए हैं। कोई थोड़ा उसमें मुझे रोमांच चाहिए होता है, थोड़ा एड्रेनलिन रश चाहिए होता है। मैं 2 बार ना मैंने DLF ज्वाइन कर लिया था, 2 बार। हाँ, तो मुझे हमेशा से मेरा रहा है, शुरू से मैंने जब भी से काम शुरू किया, मैं अपने डिपार्टमेंट का हेड रहा हूँ और प्रमोटर को डायरेक्टली प्रमोटर के साथ रहा हूँ। और थोड़ी वो एक आप व्हेन यू गेट यूज्ड टू दैट, तो फिर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की में फिट, अनलेस यू गो एट अ वेरी टॉप मैनेजमेंट लेवल। तो मैं 2 बार गया, 2 बार छोड़ के, एक बार ग्रेट ईस्टर्न से गया था, छोड़ के वापस आ गया कुछ दिनों में। एक बार वाटिका को छोड़ के चला गया था 3-4 महीने बाद। अच्छा, महीना गया DLF, वापस आ गया वो। बिकॉज़ इट वाज अ वेरी बिग ओशन वहाँ। पंकज पाल कौन यहाँ तो मिस्टर भल्ला का, और चैलेंज भी नहीं है। मिस्टर भल्ला का मैं बिल्कुल चहेता था। उन दोनों गौरव गौतम भी सीख रहे थे, यंग थे, तो मिस्टर भल्ला और मेरी ट्यूनिंग होती थी बड़ी अच्छी। मैं कहा वो छोड़ के मैं क्यों इतनी बड़ी कंपनी में जाके क्या मुझे लेना है। तनख्वाह तो मिस्टर भल्ला भी अच्छे दे रहे थे, और मिस्टर भल्ला वाज वेरी गुड टू मी। आप देखो कि 7 सालों में उन्होंने मेरी सैलरी 55,000 पे लिया था उन्होंने मुझे। वाह, 55,000 पर मंथ। तो ये 6 लाख 6.5 लाख हो गए। वाह। तो उन्होंने 7 सालों में मेरी सैलरी 1 करोड़ से ऊपर कर दी। आमतौर पे 7 years। हाँ, तो इंक्रीमेंट होती है ना 10%, 20%, 40% पर, मतलब सोचो हर साल डबल ही करते गए। ठक डबल कर देते थे एकदम। तो 6 लाख से 1 करोड़ 7 साल में उन्होंने कर दी। तो आदमी को जब कोई एक अच्छा ऐसा मिल जाए जो आपको अप्रिशिएट करे, तो भी कहता हूँ कि डेस्टिनी भी होती है। तो ही रेज्ड माई लेवल। नहीं तो नहीं अप्रिशिएट करते। मैं भी बड़ा कंटेंट आदमी हूँ वैसे। मैं करता रहता हूँ। मैंने उनसे कभी बोला नहीं मेरी सैलरी बढ़ाओ। एक बार भी मैंने कहा मेरी सैलरी बढ़ा दो, काम बढ़ गया है जी, सैलरी बढ़ा दो। ये मैंने बहुत सारे प्रमोटर से सुना है कि आप किसी से भी कभी कोई डिमांड नहीं रखते। दे देमसेल्व्स कुछ नहीं मांगा। दे ऑलवेज कम टू यू themselves saying कि this is what you deserve। तो मिस्टर भल्ला की अच्छाई थी कि उन्होंने वो बढ़ाते गए अपने आप। तो एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता गया। जब आपको कोई अप्रिशिएट करता जाए
आपको एक ऐसा मेंटर भी मिल सकता है जो आपको बोले हाँ हाँ ठीक काम कर रहे हो, हाँ कोई बात नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी वैसे ही रहेगा कि मैं ठीक ही काम कर रहा हूँ। हाँ लेकिन अगर आपको कोई सिर आंखों पे उठाए और आपको वैल्यू दे तो आपका कॉन्फिडेंस भी, जैसे जैसे वो डबल की हर साल डबल करते थे सैलरी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी, आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, आपका अपने स्टेचर भी बढ़ता है, हम्म और आपको लगता है कि यस आई एम केपेबल, आई कैन डू इट, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फिर वो AIPL के बाद आज मैं जहाँ हूँ, तो आज जो आप आज जहाँ हैं, अब देखिए अब मेरी इतनी लंबी challenge मेरी पारी हो गई, अब मेरी आखिरी पारी है, आखिरी बार हाँ आखिरी पारी है कि कुछ भगवान एक नया वेंचर यहाँ भी हमने शुरू किया मिलके वाइट तो इसके बारे में बताओ, अब ये नए नए चैलेंज के बारे में बताओ। भगवान करे ये अच्छी तरह सेटल करके, अब तो ठीक है, हर एवरी बैट्समैन शुड नो हाँ दैट इट इज नाउ टाइम टू ग्रेसफुली यू नो डिक्लेयर योर इनिंग्स व्हाइल यू आर एट योर पीक। तो करके और फिर थोड़ा प्राइवेट अपने पर्सनल जो आपकी ड्रीम्स होती हैं वो भी समय मांगती हैं, हाँ और रिमाइंडर आता है कि समय होते हुए आपको फ्रॉम द फैमिली फैमिली अपने अंदर से अच्छा, जो अपनी अपने अंदर पर्सनल नीड्स होती हैं, Okay. पर्सनल आपके सपने होते हैं, वो भी पूरे करने के लिए समय चाहिए ना। हाँ तो तो अब आपने जो बड़ी अच्छी नया वेंचर में घुसे हो उसके बारे में बताओ थोड़ा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट आई एम हियरिंग इन इंडिया कि कोई ब्रांडेड रेजिडेंसेस दैट ऑल्सो इन सच अ लार्ज नंबर इज कमिंग। सो इसको ना मैं थोड़ी भूमिका बांधूंगा बताने, स्ट्रेट अवे रादर देन स्ट्रेट अवे कमिंग टू द पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यू सी अगेन लाइक आई सेड कि द Delhi's inefficiency and lack of response at the right time paved the way for Gurgaon to Yes. emerge as the corporate destination, what as we see it today. Yeah. Similarly, as the income profile of people was growing in India because of the economy blooming, multinational culture setting in, people were earning more. They were traveling across the world. They were seeing what lifestyle is. Now they had also started aspiring for some lifestyle factor in their residences. Yeah. So Delhi was again found wanting, and that started laying the seeds, sowing the seeds for what we are witnessing in Gurgaon. Gurgaon right now. सबसे पहले गुड़गांव का residential started as a necessity, with all these offices coming up here, call centers coming up here, BPOs coming up here. जो लोग दिल्ली से बाहर से नौकरी करने आ रहे थे, उनके लिए बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था कि जहाँ काम कर रहे हो वहीं रहो। दिल्ली वाले अभी भी नहीं आ रहे थे, हम दिल्ली छोड़ के गुड़गांव में क्यों आ कोई रहे नहीं थे, आ क्या रहा यहाँ था, पे मोस्टली पैन इंडिया से आ तो रहे थे। पैन इंडिया से आ रहे थे, तो उनको लगता था ऑफिस के पास रहो समय बचेगा, तो गुड़गांव में रेजिडेंशियल के बीच ऐसे उगे। ओल्ड गुड़गांव में जो हरियाणा गवर्नमेंट के लोग रिटायर होते थे वो आके रहते वो उन हुडा सेक्टरों में आते थे। न्यू गुड़गांव में जो प्राइवेट सेक्टर कॉलोनीज हैं वहाँ से शुरू हुई जर्नी। फिर नेक्स्ट ईयर आया उन लोगों का जो ऑफिसर लेवल पे, मैनेजरी लेवल में इन बड़ी कंपनीज में काम करते थे, उनको होम लोन मिलने शुरू हुए, क्योंकि तब वो मुझे याद है सिटी बैंक वाज द फर्स्ट लोन दे स्टार्टेड। उस शेल्टर्स करके मेरे सामने शुरू हुआ था कि शेल्टर्स का कॉन्सेप्ट शुरू, पहले होम लोन नहीं होते थे, आपको सिफारिश लगानी होती थी किसी बैंक मैनेजर से कि आपको होम लोन मिल जाए, सिफारिश लगानी पड़ती थी। वो कहते थे वो मेरे मामा का ना जानकार है बैंक ऑफ बड़ौदा में, वो होम लोन करवा देगा। ये जब क्या हमारे गवर्नमेंट बैंक्स थे, गवर्नमेंट बैंक से, प्राइवेट सेक्टर देते ही नहीं थे, कौन से थे प्राइवेट सेक्टर इतने बैंक तब। तो शेल्टर्स ने ये शुरू किया कॉन्सेप्ट। तो अब ये जो लोग कंपनीज में काम कर रहे थे, इनकी इनकम अच्छी थी, इनको फुल चेक में घर खरीदने थे, लोन मिल जाता था। अब दिल्ली की प्रॉब्लम अलग थी, यू नो व्हाट आई मीन। दिल्ली में बहुत आप फुल चेक में लेना ही मुश्किल था, दिल्ली में ऐसा कल्चर था। हम्म, तो इन लोगों ने लोन लिए और जो नए कॉन्डोज लॉन्च हुए उनमें बुकिंग करानी शुरू करी। तो दिस स्टार्टेड कि लोन मिल रहा है, लोन लो और घर लो, और वो कॉन्डो में अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और दिल्ली में कॉन्डोज थे ही नहीं। तो इट हैपेंड आउट ऑफ अगेन एक तो, और अफोर्डेबिलिटी, दिल्ली की प्रॉपर्टी अभी भी बहुत महंगी थी, लेनी दिल्ली उन दिनों उस टाइम के लिए पीक पे चल रहा था। सो उन लोगों ने कॉन्डोज लेने शुरू किए, और हल्के हल्के जैसे जैसे लोग आते गए एम्यूनिटीज़ आती गई, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े मल्टीनेशनल्स में काम करते थे, कॉर्पोरेट्स में करते थे, पढ़ाई लिखाई का लेवल ज़्यादा था, तो एक अच्छी जेंट्री बन रही थी यहाँ पे, जेंट्री की क्वालिटी वॉज वेरी गुड।
तो उन्हीं को देखते देखते उन्हीं के स्टाइल के कैफ़ेज़ आए, रेस्टोरेंट्स आए, क्योंकि उन लोगों को खाना पीने का बाहर शौक था, लाइफस्टाइल का शौक एक्सपोजर था उनको, हाँ। इंटरनेशनल एक्सपोजर था। करेक्ट। तो लाइफस्टाइल का इकोसिस्टम बनने लग गया, एंड दैट इकोसिस्टम वाज सुपीरियर कंपेरेबल टू साउथ दिल्ली एंड सुपीरियर टू रेस्ट ऑफ द दिल्ली बिकॉज द क्वालिटी ऑफ एंट्री कमिंग इन। फिर एक हल्के हल्के चीज़ें इवॉल्व होती गई, और इट इज़ ओनली 10 years ago, or I would say 7 years ago or 6 years ago, that the real affluent people started considering Gurgaon as a upgradation of their lifestyle. Yeah. अब ये नहीं कि किसी का कॉम्प्रोमाइज़ है, अब उनको लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी है। तो मुझे याद है सबसे पहला कदम उठाया था मेरे सामने ही, एक ITC का प्रोजेक्ट आया था, ITC लेबरनम। उन दिनों बड़े HNI एजेंट्री ने, बड़े सीनियर CXO लेवल के प्रोफेशनल्स ने, कंपनीज के प्रमोटर्स ने, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने वहाँ पे लिया था। गौतम बल्ला ने भी वहीं कर लिया। आई थिंक ही स्टिल लिव्स देयर, क्योंकि वहाँ प्रोफाइल लोगों का बहुत अच्छा है, आज भी मेंटेन बहुत अच्छी है। फिर एक स्टॉप आ गया था, ITC लेबरनम के बाद कोई अप मार्केट ऐसा लग्जरी प्रोडक्ट नहीं आया था। देन DLF टुक अगेन द इनिशिएटिव, अरालियाज लॉन्च किया था उन दिनों। अगेन उन दिनों लॉन्च किया था ना बेयर शेल, 2250 रुपये। हाँ, 2000 के हेर फेर में लॉन्च किया था। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग हिट। लोगों ने कहा एक तो बेयर शेल है, और 2000 रुपये के रेट में इतना बड़ा फ्लैट, 5500 स्क्वायर फीट। लोग बोलते थे यार, तब माइंडसेट अलग था, लोग बोलते थे यार इसमें तो हम कोठी बना लेंगे। फ्लैट ही लेना इतना बड़ा। फ्लैट का लगता था कि फ्लैट इज नॉट फॉर द रिच पीपल, इसमें तो कोठी ले लो। गोल्फ कोर्स समझते नहीं थे तब लोग। फिर लोग अरालियाज अपनी पेस पे भरा। रियल चेंज हैपन जब मैग्नोलिया और मैग्नोलिया का क्लब बना, और तो लोग जो शिफ्ट किए उनके रिलेटिव्स आते थे, फ्रेंड्स आते थे दिल्ली से जब मिलने, और एक डिनर करते थे और मैग्नोलिया क्लब में, तो उनको रियलाइज होता था कि दिस इज व्हाट लाइफस्टाइल इज। मेरे कज़न आए थे बॉम्बे से, मैंने उनको दिखाया, एंड ही बॉट अ अपार्टमेंट इन वर्ली, लोधा का, एंड ही सेड तू आ, मैं दिखाऊंगा। मैंने अच्छा मुझे भी कुछ दिखाना है आपको, एंड आई टुक हिम टू मैग्नोलिया, एंड क्लब देखने के बाद बाहर निकल रहे थे तो मुझे कहते हैं कि मैं नहीं दिखाऊंगा तुझे अपना अपार्टमेंट। वाई? बोलते व्हाट इज़ दिस? ही सेड इफ आई लिव हियर तो मैं कभी रिजॉर्ट की छुट्टी पे जा ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इन इटसेल्फ इज अ रिजॉर्ट। तो फिर ये ना एलीट लोगों को भी लगा कि द बेनिफिट्स एंड द चार्म ऑफ लिविंग इन अ कम्युनिटी उन्होंने महसूस किया, और उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंट कोठी में और अपने साउथ दिल्ली के फ्लोर्स में उनको वो लाइफस्टाइल नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल। तो वहाँ से अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चल रही है, एंड विद HNIs and upper middle class also people startup looking giants to look at lifestyle oriented and premium trophy address concepts. अब ये फिनोमेना मार्केट ने ऑब्जर्व किया। क्रेस्ट इज वन बिग एग्जांपल। तो अब क्रेस्ट को देखो तो पीपल हैव डिमांडेड, आई हर्ड 45,000। नो ओवर 50 दे स्टार्टेड। अच्छा 50 भी हो गया। हाँ, 50 लोगों की डिमांड 52,000 53,000 हो चुकी है क्रेस्ट में। अक्रॉस द रोड वहाँ आपको अर्ली 20s में मिल जाते हैं, 24-25 में मिल जाते हैं। विपुल, बेलामोंट, पारसनाथ रिसोर्टिका, और यहाँ 50 से ऊपर डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रेस्ट हैज गॉट दैट ट्रॉफी एड्रेस फैक्टर। इफ यू से दैट यू स्टे इन क्रेस्ट, you are looked upon. You're looked upon. You are stating your status in the society. Yeah. That address factor. Traditionally, globally, from historical times, your address has been the biggest significator of your social status. Biggest. तो जब किसी ट्रॉफी प्रॉपर्टी कोई बन जाती है जिसमें एड्रेस में एक्स फैक्टर आ जाता है, ट्रॉफी एड्रेस बन जाता है, तो उसके प्राइजेस अप जाते हैं और उसी टेस्ट की जेंट्री ही उसमें एंट्री लेती है. तो वो वो प्रोपोजिशन और भी एक्सक्लूसिव बन जाती है. अब द टाइप ऑफ जेंट्री यू हैव इन क्रेस्ट एंड इट इज अ वेरी एक्सक्लूसिव क्लब जिसमें एंट्री लेने के लिए आपको 50,000 पर स्क्वायर से ऊपर देना है, डबल से ज़्यादा देना है. अब ये देखो कि कोई आदमी जिसको डबल कीमत पे करनी पड़ रही है और आधे में अक्रॉस द रोड मिल रहा है, वो फिर भी पे करने क्यों ले रहा है? तो बिकॉज दैट माइंड, अब जेंट्री फिल्टर हो गई ना, बिकॉज दैट पर्सन अप्रिशिएट्स दोज फाइनर थिंग्स व्हिच मेनी पीपल विल डिस्कार्ड इट. यार ये क्या क्यों? एक और फैक्टर है इसमें. एक तो दे अप्रिशिएट फाइनर थिंग्स, द अदर थिंग दिस है कि फिर मैं उस तरह की जेंट्री के साथ उठूंगा बैठूंगा, मेरे कॉन्टैक्ट्स वैसे बनेंगे, मेरे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वैसे बनेंगी, और आप मेंटली इंटेलेक्चुअली कनेक्ट कर पाओगे उन लोगों से. यू हैव टू कनेक्ट विद योर नेबर्स.
आप अपने लाइक माइंडेड लोगों से ही तो कनेक्ट कर पाओगे। करेक्ट। तो जेंट्री क्यों फिल्टर होती है? क्योंकि जो बंदा डबल कीमत दे रहा है वो उन चीज़ों को वैल्यू दे रहा है। अब जो उन चीज़ों को वैल्यू नहीं देता वो बोले यार क्या यार, तो फिर मैं सस्ता ही 55,000 का है, मेरे को यहाँ 25 का मिल रहा है, 22 का मिल रहा है, मैं ये ना ले लूँ, क्या लॉजिक है इस चीज़ में, क्या लगाया हुआ है उन्होंने? सो दैट्स हाउ एलीट एड्रेसेस आर क्रिएटेड, एलीट जेंट्री क्रिएट होती है, और उसमें फिर एक एक्सक्लूसिव क्लब बन जाता है जिसमें एंट्रेंस लेने के लिए आपको फीस देनी है। करेक्ट। The winners of the particular segment, or in this case of society, they aspire to get that trophy, है ना? जैसे कॉन्सेप्ट पहले होता था ट्रॉफी वाइफ। ट्रॉफी वाइफ। तो ओल्ड लोग बड़े बिलियनियर्स होते थे, वो किसी एक्ट्रेस से शादी कर लेते थे, ट्रॉफी वाइफ फ्लॉन्ट कर रहे हैं। वैसे ये एड्रेस ये है। कई देयर आर हार्ड फैक्ट्स लाइक लोकेशन, like the specifications, but there are a lot of softer aspects, like we just spoke about the gentry and the fine, so that creates a trophy address, a coveted address. तो अब इस जब ये चीज़ें मैंने बताई कि क्रेस्ट का, मैं जो गोल्फ लिंक्स के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, देयर आर डिफरेंट लेवल, दे हैव अ इकोसिस्टम विद नोबडी कैन रिक्रिएट, बिकॉज दे आर, यू हैव अ 300 acre golf course, बट क्रेस्ट इज अ वेरी गुड एग्जांपल अपने आप में। वो तो अब ये मार्केट ना, आप मार्केट हर चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, और जब मार्केट को एक ऐसी स्टोरी मिलती है, एक ऐसी प्रोपोजिशन मिलती है, तो उस स्टोरी और प्रोपोजिशन को लेके मार्केट का एक नया ट्रेंड शुरू होता है। सो पीपल हैव ऑब्जर्व्ड दिस इक्वेशन वी स्पोक अबाउट, स्पेशली क्रेस्ट। हाँ, it's a very story. It's a story which really resonates with people, gives them a very good business idea to developers. It gives a very good thought to the investors कि okay, in this segment the chances of appreciation are much higher. Much higher. Why? Because इस segment में price is governed by demand and supply. Aspirations. Demand and supply. Yeah. If there is a huge, there are lesser apartments, more demand, price can be pushed up based on that equation alone. तो प्राइसिंग का मैकेनिज्म बिडिंग से डिफाइन होता है फिर, बिकॉज अगर एक पर्टिकुलर एड्रेस है जिसमें वर्ल्ड ओवर, हम एक ही एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, वर्ल्ड ओवर वेदर इज लंदन और न्यूयॉर्क और एनी अदर ग्लोबल सिटी, अब उस एड्रेस में आने के लिए, या इंडिया में आप लूटन जोन में देखो अमृता शेरगिल मार्ग, बिल्कुल, तो उस एड्रेस में आने के लिए लोग अब बिड करते हैं कि दिस इज द गोइंग रेट, आना तो ये दो, नहीं तो मार्केट डायनामिक्स से उसको आप रैशनलाइज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। मैं बताऊँ, अमृता शेरगिल मार्ग में एक प्रॉपर्टी बिकी थी 200 कुछ करोड़ की, आज से 7-8 साल पहले। फिर कुछ साल तक कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकी, अगली बिकी 740 करोड़ की। मेरे ख्याल से, आई मे बी मिसिंग अप विद माई फिगर्स, बट 2-3 साल पहले। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़े नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट ने खरीदी। किसी ने लॉजिक पूछा, व्हाट्स द लॉजिक, मार्केट रेट तो वो था भाई 300 करोड़, आपने 740 में खरीद ली। बोली मुझे लेना था अमृता के, और अवेलेबिलिटी नहीं है, यही और वो ये मांगता है। इवन टुडे एड्रेस इन द ल्यूटन जोन इज अ very high, it's a game changer. You are a national personality if you got a home there. तो ऐसी चीज़ें ड्राइव होती हैं। अब तो इंटरनेशनल वैसे। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि मार्केट हैज कॉट ऑन टू दिस फिनोमेना, कि मार्केट रियलाइजेस, इन्वेस्टर रियलाइजेस कि यहाँ पर जो मुझे एप्रिसिएशन मिल सकती है वो मुझे मिडिल क्लास हाउसिंग में नहीं मिल सकती है, क्योंकि मिडिल क्लास हाउसिंग में डिमांड एंड सप्लाई विल नॉट लीड टू बिडिंग और पुशिंग प्राइसेस, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई में जस्ट इमेजिन कि 100 घर हैं और 1000 बायर हैं, एक लिमिट के बाहर अफोर्डेबिलिटी फैक्टर विल नॉट मैटर, विल पुट अ सीलिंग। भाई अगर तो क्या करें, अब 100 बायर हैं, 10 घर हैं, तो फिर वो उनका बजट ही 3-4 करोड़ है मिडिल क्लास का, टिपिकली उनका इनकम प्रोफाइल ये है, इतना लोन मिल सकता है, तो वो कैसे करेंगे? वहाँ आप अटक गए सीलिंग पे। वहाँ नंबर्स भी हमेशा ज़्यादा होते हैं, या नंबर, तो देखो आप, तो ये मार्केट ने ये स्टोरी पकड़ी है। अब मैं आपको रियल एस्टेट मार्केट के बारे में एक चीज़ आपने भी ऑब्जर्व की होगी, और सब ने कई बार ऑब्वियस चीज़ भी लोग को रजिस्टर नहीं करती, लेकिन हम मार्केट को ना की स्टेटमेंट बोलते हैं, रियल एस्टेट मार्केट इज़ डूइंग वेल, रियल एस्टेट मार्केट इज़ डूइंग वेरी वेल, और रियल एस्टेट मार्केट इज़ स्लो, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सम सेगमेंट ऑफ द अदर इज़ डूइंग वेल।
हमेशा हर सेगमेंट की ट्रैजेक्टरी अलग होती है. हमेशा So to paint the entire market with one brush doesn't make sense. कई बार आपको होता है कि और वो सेगमेंट की साइकिल्स भी कोइंसाइड नहीं करती एक दूसरे से. हमेशा डिफरेंट चीज चल रही होती है. जब हाई स्ट्रीट चल रही थी तो हाई स्ट्रीट चल रही थी, फिर प्लॉटिंग चली तो प्लॉटिंग चली. क्योंकि लोगों को एक स्टोरी बड़ी क्लिक करी कि गुड़गांव की पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे इंक्रीज कर रही है, हाई स्ट्रीट चाहिए तो हाई स्ट्रीट तो चाहिए. कंपेयर टू द मार्केट्स इन दिल्ली, व्हाट आर द मार्केट्स वी हैव? नथिंग. तो ये स्टोरी तो बहुत स्ट्रांग है. लेकिन हमेशा जब भी कोई ट्रेंड चलता है, ट्रेंड कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले से तो नहीं चलता. किसी भी ट्रेंड में पहले मैथमेटिकल इक्वेशंस आती हैं. पॉपुलेशन डेंसिटीज इंक्रीजिंग, लोगों को शॉप्स चाहिए, डायनामिक बिल्कुल लॉजिकल बनता है. लेकिन हर बुल रन में, हर ट्रेंड में साइकोलॉजी आ जाती है, विच इज सेंटिमेंट कहते हैं, सेंटिमेंट आ जाता है, तो ग्रीड आ जाता है. तो इफ देन हमेशा साइकिल वो एक रुकती है ऐसे कि इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर ऑप्टिमाइज योर गेन्स फ्रॉम द साइकिल, हमेशा उस सेगमेंट में ओवर सप्लाई होती है. बिल्कुल होती है, क्योंकि उस ट्रेंड को थोड़ा ज़्यादा ही निचोड़ लिया जाता है. हर एक कोई बोलता है मैं भी इसका फ़ायदा उठा मैं भी फ़ायदा उठाऊँ. तो फिर वो साइकिल, हर अच्छी साइकिल थोड़े दर्द के साथ रुकती है. जो उस साइकिल में आखिर में घुसे होते हैं उनको थोड़ी देर तक वो लड्डू लेके अब वेट करना पड़ेगा कुछ साल तक, जब अगली साइकिल में थोड़ा रिवाइवल आएगा इस सेक्टर. तो मार्केट में अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग साइकिल्स हैं. और मैं कहूँगा कि अभी मैं जो देख रहा हूँ कि जो नया फेज चला है, नई साइकिल चली है, वो हाई राइज का. इट इज़ प्रीमियम हाउसिंग. हाई राइज का है, लेकिन हाई राइज में भी आप नोट करोगे everybody is trying premium. Every developer is trying to get something new. Is trying to peg their project in the luxury segment. कई डेवलपर्स ने अपना नाम ही लग्जरी डेवलपर लगती है. वी आर अ लग्जरी डेवलपर. उनका हर प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट लग्जरी है. तभी वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि एक माइक्रो मार्केट में जहाँ रीसेल में मे बी 10 मिल रहा है, आप 16 का कैसे बेच रहे हो? क्योंकि दिस इज द लग्जरी प्रोडक्ट. वो है. लेकिन और मार्केट में ये स्टोरी बहुत टिक भी कर रही है इन्वेस्टर्स में. एंड देन इट्स नॉट ओनली इन्वेस्टर ओरिएंटेड, नो दिस इज एंड यूजर आल्सो. इट्स एंड यूजर ओरिएंटेड, एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है. तो वो लोग, और बहुत सारे लोग, दिल्ली का जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज़ वे अबव गुड़गांव. हमारे दिल्ली के जो पार्क्स हैं, रोड्स हैं, पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम है, मच बेटर, लॉ एंड ऑर्डर है, मच मोर हायर देन गुड़गांव. बट जो उनकी रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं वो थोड़ी ऑब्सोलीट हो गई हैं, ऑब्सोलेंस की तरफ चली गई. और उसका कुछ हो भी नहीं सकता, उनका कुछ हो भी नहीं सकता, बिकॉज रिन्यूअल नहीं हो सकता उनका. So they are still, these colonies still have a lot of takers, but many people are not able to reconcile to that lifestyle, and they want to see a lifestyle like Crest or Pioneer Araya or Polo Suites or Trump Towers. Correct. Or maybe people with bigger budgets, they want to even look at Magnolia and Aralias. उनको वैसा lifestyle अब चाहिए. The whole market, all the developers are gearing up to cater to this demand. लेकिन so at Whiteland we have this 22-acre site, very prime location on Dwarka Expressway. हमें भी लगा कि ठीक है, as a developer for profit maximization we have to be in a segment where we can command the price. लेकिन हमने थोड़ा brainstorm किया market situation पे. एक चीज़ हमने अपने आप को कंसीड करी कि luxury is a mix of construction and expertise and develop. Then you have to have the expertise to develop luxury and then manage it and position it. अगर आप कई बार आप बड़े डिस्मिसिव होते हो, उसमें क्या है, हम भी कर लेंगे लास्ट चीज में. हाँ, the hospitality aspect of it and that finesse and the taste. See, आप मार्बल लगा सकते हो, आप चीज़ें कर सकते हो, खर्चा कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन में बजट बना सकते हो. लेकिन मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा. कई बार आपने देखा है कि कितने प्रीमियम प्रोडक्ट हैं गुड़गांव में भी, वेयर द लैक ऑफ टेस्ट इज सो अपेरेंट कि यार पैसा खूब खर्चा है लेकिन चीज़ में क्लास नहीं है. है ना. तो हमने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म करके किया कि हम लग्जरी सेगमेंट में आएंगे. लेकिन और उसमें लग्जरी सेगमेंट में हॉस्पिटैलिटी इज़ अ वेरी बिग एस्पेक्ट. Amongst all the developers in Gurgaon, this aspect's been mastered only by DLF.
और किसी ने नहीं किया. सी दे आर वेरी गुड डेवलपर्स. किसी की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है, किसी का डिलीवरी बहुत तेज़ है, लेकिन लग्जरी के एस्पेक्ट को, हॉस्पिटैलिटी के एस्पेक्ट को सबने किसी ने मेरे ख्याल से ट्राई भी नहीं किया. और इट टेक्स सम माइंडसेट टू डू इट, यू नो. सो काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमें लगा कि इफ़ वी वांट टू पोजीशन आवरसेल्व्स इन द लग्जरी सेगमेंट, देन वी शुड डू इट विद अ पार्टनर हु इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. हाँ. तो सबसे पहले हमने सोचा कि यार बेस्ट से ट्राई करते हैं. बात नहीं बनेगी तो फिर सेकंड बेस्ट के बारे में सोचेंगे. लेकिन हम जब बेस्ट के पास गए तो वो विच इज़ मैरियट. सो मोस्ट आई वंडर इफ एवरीबडी नोज कि मैरियट इज ग्लोब्स नंबर 1 हॉस्पिटैलिटी कंपनी. 70% of the 5-star brands are under the umbrella. Yeah. Marriott is not only Marriott hotel, but आपके टॉप टीयर में इनके हैं रिट्स कार्ल्टन, सेंट रीजस, W, एडिशन, वेस्टिन, JW मैरियट, शेरेटन, ली मेरिडियन. अब बचा ही क्या, मतलब 70% तो मार्केट इनके पास है. इंडिया में ये लोग फिर भी बहुत जानते हैं, लेकिन इंडिया में ये जानकारी लोगों के पास है नहीं कि ये ग्लोबली रेजिडेंसेस भी करते हैं. रेजिडेंसेस में नंबर 1 प्लेयर है. वाओ. हाउ मेनी रेजिडेंसेस दे हैव इन द वर्ल्ड? See, right, I'm not good at numbers, but I can share with you after the thing. But they are the global leader. Okay. वर्ल्ड की फ्लुएंट किसी अच्छी डेवलप्ड कंट्री में हर मेजर सिटी में इनका कोई ना कोई ब्रांडेड रेजिडेंस है. Okay. Numbers wise, so they are not a developer, but they tie up with local developers, but they are involved in the conceptualization, the construction, financial closure. अच्छा, financial closure. They don't put their own money, but they ensure financial closure by the developer. Wow. Some discipline has to be followed. We have to raise some kind of construction minimum construction funding before they give us the green signal. You know, उनके लिए अपना ब्रांड लगाना is a very big thing कि complete हो, time पे complete हो. हाँ, क्योंकि ये ब्रांड it's a global brand. उनका ब्रांड की value is worth billions of dollars. Correct. Western brand itself without the assets will be worth few $billion. तो उनको किसी भी एक प्रोजेक्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. सो इट टुक अस अ डायलॉग ऑफ 4 months before we were able to sign the final agreement with them. They were also thinking of entering India because they had realized कि India में the time is right now. Yeah. But we are fortunate that we approached them at the right time. Initially उनके बोर्ड से आया कि if you want to enter India, enter with any of the top 5 developers of India. Okay. Don't take the risk of tying up or starting out with a new developer. बट कुछ हमारा रहा होगा, कुछ चीज़ें उनको क्लिक करी, कुछ चीज़ें अच्छी लगी उनको कंपनी के बारे में और हमारी साइट के बारे में, कंपनी की विजन के बारे में कुछ चीज़ अच्छी लगी. और उन्होंने हमें कहा भी कि हम ये बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, बहुत डिबेट हुई है मैरियट के ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वी विल गो हेड विद व्हाइट लैंड. कुछ चीज़ क्लिक की होगी. तो अब उन्होंने they had given us offered JW Marriott and Westin. We opted for Westin because we thought Westin is a new age brand. It's a contemporary brand. New age, contemporary, wellness oriented. हमें लगा residences में हमें ऐसा लगा कि ज़्यादा सूट करेगा rather than a brand which signifies traditional luxury. Yeah. You know, तो वो कई बार overbearing हो जाती है अगर आपको 24 घंटे और साल पूरी उम्र वहाँ रहना है. So we thought कि हम चीज़ करेंगे तो हमें भी सीखने का मौका मिलेगा और किसी अच्छे के साथ एसोसिएट करो तो आपके ब्रांड को भी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे रिकग्निशन मिलती है. हमें पता है कि ऑल ओवर इंडिया हमारी डील डिस्कस हुई है. ऑल डेवलपर्स इन इंडिया हैव सेट अप एंड टेकन नोटिस कि विच इज दिस व्हाइट लैंड. कौन सी कंपनी है जिसने मैरियट के साथ इतनी बड़ी एग्रीमेंट साइन करी है फॉर गेटिंग द बिगेस्ट ब्रांडेड रेजिडेंसेस प्रोजेक्ट इन इंडिया एवर. And it is the largest Westin project globally. Largest? And one of the largest in the world. Wow. तो Marriott के लिए भी ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा इनका How many apartments? One of the top projects में से एक है. How many apartments? 1700 के आसपास. 1700 apartments. Wow. Wow. So let me tell you, मैंने जैसे आपको चीज़ें बताई ना कि हर डोमेन में
उस डोमेन का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज मैटर करता है। मैटर करता है। समटाइम्स व्हेन वी गेट फूल हार्डी हम सोचते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, हाँ तो वो चीज़ें कई बार जब हमने आपको मैनिफेस्ट करती हैं, रियलिटी में बदलती हैं, तो उसमें कुछ कमियाँ ज़रूर रह जाती हैं, हाँ ज़रूर रह जाती हैं। हाँ तो हमारे लिए भी बहुत लर्निंग होगी, इनके साथ काम करेंगे 4 साल तक। एब्सोल्युटली। हमारा ब्रांड भी एलिवेट होगा, लोग ऑल ओवर इंडिया नोटिस कर रहे हैं, एनआरआईज नोटिस कर रहे हैं। सो इट विल बी, बनाने के बाद भी 30 साल तक वेस्टर्न विल मैनेज इट। 30 years. Wow. You'll have one of the best clubs of Gurgaon. And it won't be facility management. आमतौर पे होता है ना कि आपके कॉन्डो में फैसिलिटी मैनेजमेंट है. This will be hospitality management. And client, उनकी एक फिल्म है, उसमें कहा है कि for us, when we say hello to a client, is much more than hello, because that client is a guest. अपने घर में गेस्ट नहीं हो सकते आप, लेकिन वो आपको होटल के आपके बारे में उनके ऐसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं कि हर रेजिडेंट के बारे में, उनकी रेजिडेंट की प्रेफरेंसेस और उसकी स्पेशल डेट्स, सब कुछ उनको पता है। एंड दे ट्राई टू कस्टमाइज। इट्स नॉट कि फ्यू थाउजेंड पीपल लिविंग इन देयर, हर गेस्ट की प्रेफरेंस के हिसाब से वो अपनी सर्विस को कस्टमाइज करते हैं। वाओ। हमारी जो लॉबीज में, क्लब में, यू विल गेट हॉस्पिटैलिटी ग्रेड स्टाफ। मैंने कई बार देखा है कि बहुत लग्जरी कॉन्डो है, मगर लॉबी में सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ होता है। कई लॉबी में लॉबी मैनेजर असिस्टेंट होता है, लेकिन उसका प्रोफाइल और कम्युनिकेशन बड़ी पैथेटिक होती है। यू विल फाइंड दैट काइंड ऑफ स्टाफ, यू विल कैन अपनी टावर लॉबी में जो कि आपको वेस्टर्न की लॉबी में उसकी रिसेप्शन पे मिलेगा। हमारा जो कैम्प है, जो हमारा कैम्प हमने सीधा कैमिलिया के कैम्प के साथ पैक किया। 7 rupees। हमने कहा कि वी विल, महंगा है, लोगों को समझाना पड़ेगा, लेकिन पीपल हु आर बाइंग सच अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, लोग खुश होते हैं कि यार अगर आप ज़्यादा कैम ले रहे हो, सुनने में आप ज़्यादा रेट हमें बता रहे हो, लेकिन वो खुश होते हैं कि यार दे आर वेरी सीरियस अबाउट गिविंग द वेस्टर्न स्टैंडर्ड। सीरियसनेस पता लगती है। करेक्ट। तो उसी तभी तो आप वैसा स्टाफ हायर कर पाओगे। आपका जो स्टेट मैनेजर होगा, कोई एक्सपर्ट होगा एट अ वेरी हाई सैलरी। तो जैसे लोग होते हैं, जैसी उनकी ट्रेनिंग होती है, और आपको डिफरेंस दिखता है। मैं आपको लोगों के एग्जांपल देता हूँ। कई बार अपनी यंग एज में और अभी भी कई बार ऐसी गलती कर बैठता हूँ कि कहीं फैमिली के साथ छुट्टी पे जाना है, तो मेक माई ट्रिप से देखते हैं कि उस एड्रेस पे देखते हैं यार कि बड़ा सुंदर होटल है, ब्रांडेड नहीं है, इट इज़ नॉट अ JW मेरिट और वेस्टर्न और ओबरॉय। देखा कि बड़ा सुंदर बिल्डिंग की फ़ोटो है, रूम्स की फ़ोटो भी उतनी सुंदर है, लोकेशन भी सेम है, रेट आधा है। तो कई बार लगता है यार कि कर लेते हैं बुक इसको। सब कुछ सेम है, फोटो भी, रूम इतना सुंदर है, उसका क्या कमी है? हमेशा मैं पछताया लेकिन क्योंकि वो बात नहीं होती है। ओबरॉय विल नेवर फेल यू। उनके कभी रिसोर्ट प्रॉपर्टी में चले जाओ, सिटी होटल में चले जाओ, मेरियट विल नेवर फेल यू, वेस्टर्न विल नेवर फेल यू। आपको वो एक स्पेशल फील आती है। वो स्पेशल फील देखो, कई बार जो आपकी सेंसेस जब इवॉल्व होती हैं, देन यू आर अ पर्सन हु इज अप्रिशिएटिव ऑफ फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ। जिसकी वो इवॉल्व नहीं होती, वो उसको डिसमिस कर देता है, वो छोड़ देता है। कई लोग बोलते हैं रात ही बितानी है, इस कमरे में AC लगा हुआ है, गीजर है बाथरूम में, कंबल है, तो क्या फर्क पड़ता है? कमरा और कमरा अच्छा, डनलप की पिलो है, तो व्हाई आई शुड पे 30,000 फॉर अ नाइट एज अगेंस्ट 12,000 फॉर अ नाइट? मतलब क्यों मैं इतना एक्स्ट्रा दूं? तो लाइफस्टाइल एंड द फाइनर थिंग्स आर फॉर पीपल हु अप्रिशिएट दोस। उन्हीं के लिए तो हमेशा ये फिनोमेना रहा है। एक चीज़ बताओ पंकज जी, तो ये दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड, लेकिन इन्वेस्टर्स को और मार्केट को ये देखना है कि हु इज़ एक्चुअली केपेबल ऑफ डिलीवरिंग लग्जरी। लग्जरी कैन नॉट बी, आप मार्केट का ट्रेंड का एडवांटेज लेने के लिए यू कांट सी, एक्सपर्टीज को आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। You can't. So you know, if Western is looking at so many things, then it will make a big difference. And let me tell you कि there are brands in the market which allow you to use their brand for a fee. हाँ. Western को जो हमसे इनकम हो रही है मेरिट को, उनके लिए पीनट्स है उनकी ग्लोबल टर्नओवर में। They are, we have to report to them for हमारा प्रोजेक्ट है, हमारी लैंड है, हमारा पैसा है, we are reporting to them. But we are liking it. We have to. We are professionals. We also हमें सोच रहे हैं कि एक लर्निंग कर्व है हमारे लिए। हर चीज़ में हम उनसे परमिशन लेते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन
पंकज जी, अगर ये और ब्रांडेड, ये चीज़ हर कोई डेवलपर कर नहीं पाता। नहीं कर पाता। कई लोग बोलते हैं यार मैंने अपने बॉस बैठा लिए हैं, हाँ, उनके पीछे हर चीज़ के लिए मैं अपने वो अग्रीमेंट देख के ही बैकआउट हो एग्रीमेंट जाता है। हाँ हो जाते हैं और हुए भी हैं। हाँ। इनकी कई लोगों से बात चली थी, मैं बात नहीं लूँगा, लेकिन वो वो हो नहीं बैकआउट पाया। हो गए। वो भी मेरिट वाले भी बैकआउट हो No, गए, if you- लोग भी हो गए। If you look at Dubai is a very big example of branded residences. I think the time has come for Gurgaon as well. 100%। You guys have taken the lead, I would say. हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, तो इट इज़ थ्रोइंग अप पीपल इन द कैटेगरीज ऑफ HNI, अपर मिडिल क्लास, जिनको ऐसा एक्स फैक्टर लाइफ में चाहिए। चाहिए ही चाहिए। या दे नीड टू बी पैम्पर्ड। मेरिट वालों ने एक चीज़ हमें बहुत अच्छी बोली कि सबसे अच्छी चीज़ वी गिव टू आवर रेजिडेंट्स इज वी क्रिएट टाइम फॉर देम। हाउ? उन्होंने बोला कि एवरीथिंग इज सो वेल टेकन केयर ऑफ कि आपका टाइम फ्री होता है। हाँ। आपके यहाँ वी गॉट अ फुल फ्लेजेड बिजनेस सेंटर, आप काम यहीं से कर सकते हो। और और ऑल नीड्स आर सो मच टेकन केयर ऑफ कि यू आर फ्रीइंग योर ओन टाइम। दूसरा, जो टाइम आपके पास है उस टाइम को आप मच मोर, आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल रहा है। यू गेटिंग मच मोर आउट ऑफ योर टाइम। जैसे इमेजिन मैं एक कॉन्डो में रहता हूँ जहाँ कोई इम्यूनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे फ्लैट के बाहर जाता हूँ, 1-2 चक्कर काट के वापस आ जाता हूँ, देयर इज नथिंग टू एंगेज माई सेंसेस। तो वो, मगर मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ, तभी तो एक 5 स्टार होटल में जाते हो ना। कई बार आप 5 स्टार होटल में ही रहते हो, क्योंकि जब आपकी सेंसेस को वो एक्सपोजर मिलता है, तो वो 2 घंटे 3 घंटे उस होटल की लॉबी में या रेस्टोरेंट में बिताए हुए उस get टाइम को used to कितना ऐड कर रहे हैं। और आप यूज टू हो जाते हो। So why do you pay a bomb to buy a beautiful restaurant facing the beach? उनका बहुत महंगा रेस्टोरेंट है, हज़ारों का बिल आ जाता है आपका, 10 हज़ारों का। वाइन इतनी महंगी है वहाँ, आप वहाँ 3 घंटे के उस एक्सपीरियंस के लिए पैसे दे रहे हो ना। हाँ, जो चीज़, उस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं। एग्जैक्टली। कई लोग ऐसे करोड़पति होते हैं जो कि बोलते हैं कि हम ऐसी जगह पे वाइन क्यों पियेंगे, हम अपनी बॉटल ले जाएंगे। बॉटल ले जाके कार में खोल के वहाँ तंदूरी टिक्का लेके खा जाएंगे, हम क्यों वहाँ उतना दें। तो उन्होंने कहा कि हम टाइम, एक तो आपका टाइम सेव होगा, थिंग्स आर गेट टेक केयर। दूसरा, जो आपका टाइम है वो टाइम विल बी, टाइम की यूटिलिटी, टाइम की ब्यूटी और एंजॉयमेंट, द फील गुड फैक्टर ऑफ द टाइम विल बी एनहांस्ड टू अ न्यू लेवल एंड यू फील सो गुड। आप अपनी लॉबी में बैठे हो, आप अपने क्लब में बैठे हो, आपको एक प्राइड भी आ रहा है, यू एंजॉइंग दैट हाफ एन आवर 30। आप किसी लाइब्रेरी लाउंज में बैठे हो, वो सर्विस आपको मिल रही है, तो यू फील गुड। और आप इतना लाखों हज़ारों रुपए खर्चते हो होटल्स में जाके एक्सपीरियंस लेने के लिए, यू हैव इट एट योर होम। हमारा जो क्लब है, हमने उनको, जो यहाँ का बेस्ट क्लब कौन सा है बोलो, गुड़गांव का? अभी तो बेस्ट क्लब कमिलियाज है। हम उसको वहाँ लेके गए थे, मेरिट की टीम को। अच्छा, टीम को। हाँ, और हमारा उनको प्रॉमिस है कि हम कैमिलिया के क्लब के स्टैंडर्ड पे से इंस्पायर होके, हाँ, हम छोटी मुंह बड़ी बात नहीं बोलना चाहते अभी, उनसे इंस्पायर होके पूरी कोशिश करेंगे कि वैसे ही उसके आसपास ही क्लब दें। मेरिट को प्रॉमिस है। नाउ इमेजिन दैट क्लब और विद सर्विसेज फ्रॉम वेस्टर्न, विल बी एक्सीलेंट। एक इसमें बड़ा थॉटफुल उनका एक फीचर था, मुझे पर्सनल मेरा फेवरेट है, कि हम 28 वेस्टर्न रूम्स दे रहे हैं क्लब में। अक्सर फॉर योर गेस्ट एट वेरी सब्सिडाइज रेट्स, नॉट फ्री, नहीं तो मिसयूज होता है, थोड़ी फी है उसकी, नॉमिनल। तो कई बार लोग, मैंने देखा है, फैमिलीज आती हैं, बात करती हैं कि यार 2 बेडरूम कम पड़ जाएंगे या 3 बेडरूम कम पड़ जाएंगे, 4 बेडरूम चाहिए। कभी गेस्ट आ गए तो उनके लिए गेस्ट कब आता है आजकल की लाइफ में? कभी कभार बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी शादी ब्याह में आते हैं बस। बट कई बार आपका दोस्त है कॉलेज का, बोलता आ जाऊँ यार, आपके पास 3 बेडरूम होते हैं, तो आप एम्बेरस हो जाते हो, घर आप नहीं अवॉइड करते हो। पहले पुराने घर होते थे तो लोग आके रहते, बड़े घर होते थे, तो आपको घर 4 बेडरूम का ले जाना पड़ता है कि यार कभी रेडी होना चाहिए। तो अब यहाँ आपके पास 28 रूम्स हैं, तो आपके गेस्ट को एक वेल सर्विस्ड रूम मिल रहा है। उसको, गेस्ट को भी आजकल प्राइवेसी चाहिए। आपके छोटे कॉन्डो, उसको भी प्राइवेसी मिल रही है, आपको भी मिल रही है, या और मैं सेम जगह पे भी हूँ। आप सारा दिन मेरे अपार्टमेंट में करो, सोने के लिए वहाँ चले जाओ, और योर गेस्ट इज वेल टेकन केयर ऑफ। मतलब सो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, जो कि कई कॉन्डोज में नहीं होता, लेकिन दे इंसिस्टेड कि 28 रूम्स। आपकी ये बात से ना, जो सबसे शुरू में आपने पॉडकास्ट में कही थी कि टाइम के साथ इवॉल्व होना होता है,
आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आपने अपने आप को टाइम के साथ अपग्रेड करते चले हो. हाँ, बिकॉज आई एम जनरली मैं ये नहीं सोचता कि मुझे सब कुछ पता है, मेरी बात ही सही है. मार्केट अपने को आप देख को के अपने आप को चेंज करता हूँ. upgrade अपने आप को, करते सबसे बड़ी बात है अपने आप को ना यंग रखना चाहिए. जब आप यंग होते हो तो आपका लर्निंग का माइंडसेट हमेशा रहता है, हाँ, ईगो नहीं आ जाती. तो जब आप सोचते हो कि मैं मेरे को सब आ गया है. हाँ बुजुर्ग हो गया हूँ, ओल्ड हो गया हूँ, मुझे सब आ गया, ये छोटे हैं, हाँ, तो आपका कहीं लर्निंग और एवोल्यूशन रुक जाती है. वाह. और ये कंपनियों के साथ भी होता है, लोगों के प्रोफेशनल्स के साथ भी होता है. अब इसी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. जैसे आपको. मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ, बड़े छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट हाँ. करता हूँ. ना उनको एहसास होता है कि मेरी एज का, ना हाँ. मुझे एहसास होता है अपनी हाँ. एज का. तो एक अच्छी आदत है ये. अब इसी से क्योंकि सबसे पहले हम इस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ चेंज इज सो रैपिड. हम्म, इकॉनमी, एक तो हमारे देश की इकॉनमी इतनी तेज़ी से बदली है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स बदली हैं, एस्पिरेशंस बदली हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बदल रही है. तो इस रैपिड दुनिया में आपके सामने देखो, मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की 33 साल पहले, मेरे सामने 100 से ऊपर डेवलपर आए. हाँ, उन 100 में से 80 तो चले जा चुके हैं. 80 जा चुके हैं. 80 आ चुके हैं. कितने डेवलपर आए हैं मेरे सामने, हम्म, और कई बार लगता था ये तो बाजी मार गए, बड़े धूम मचा दी उन्होंने आते ही. तब भी चले गए. लेकिन जिसने अपने आप को प्रोफेशनलाइज नहीं किया, समय के साथ नहीं बदला, शॉर्टकट लिए, वो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं. वो उसी अच्छी मार्केट के अच्छी मार्केट की फुलझड़ी होती है. और फुलझड़ियाँ आपको ही पता होगा, आपको शायद थोड़ा कम मुझसे एक्सपीरियंस होगा, यंगर हो आप. लेकिन अगर आप सोचो तो आप बहुत लिस्ट बनाओ, बहुत सारे देखे. कितने डेवलपर आए और एक बार धूम मचा के चले गए. 15-20 तो मेरे को भी पता. सबसे बड़ी बात होती है कि कंपनियां का जो प्रमोटर होता है वो एक स्पेशल आदमी होता है कि उसने अपना बिजनेस खड़ा किया है. लेकिन उस प्रमोटर के उसके जो सबसे उसकी बाद की टीम होती है, उसमें बहुत ह्यूज गैप होता है. ह्यूज गैप होता है. वो प्रमोटर को चाहिए अपने बराबर के लोग, इंटेलेक्ट में अपने से थोड़े से कम लेवल के लोग, तभी ऑर्गेनाइजेशन बनाए ना. वो अपने से ऊपर भी रखे. हाँ. उसमें ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि किसी प्रोफेशनल को माने कि आपको मुझसे ज़्यादा पता है, मैं आपकी राय ले रहा हूँ. लेकिन इसको कहते हैं प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग. इसी से बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस बनती हैं. एक होता है लाला वे ऑफ वर्किंग, कि मैं हूँ, मेरी कंपनी है, बाकी आपने सारे जूनियर स्टाफ रखे हैं जिनमें कैलिबर है ही नहीं. ऐसे स्टाफ रखे हैं जो सस्ती सैलरीज पे आ गए हैं, जो वो नहीं है. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने ज़्यादा बढ़ते देखा ही नहीं है. कोई भी एग्जांपल नहीं है. ऐसी कंपनियां भी जिन्होंने 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट भी गुड़गांव में किए हैं बड़े बड़े, उनका कोई ब्रांड नहीं बन पाया, ना नाम बन पाया. आने वाली मार्केट में जो कंपनीज अपने आप को प्रोफेशनलाइज करेंगी और एक प्राइसिंग पावर रखेंगी टू गेट दैट एक्स्ट्रा 10-15% फ्रॉम द मार्केट, वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे. क्योंकि रियल स्टेट में मैंने बताऊं कि एक तो प्रोजेक्ट की डिलीवरी में 4-5 साल का टाइम होता है. उस 4-5 साल में आप कॉस्ट फ्लक्चुएशन से के लिए वनरेबल, यू एक्सपोज टू दैट. 5 साल में क्या मार्केट में डायनामिक्स होंगे, कुछ भी हो सकता है. और प्राइस आपका स्टैंडर्ड है, नोबडी अलाउज यू टू से कि एस्केलेशन ले लेंगे हम. प्राइस आपको फिक्स करना है 5 साल. यू आर वनरेबल टू द प्राइसिंग, कॉस्ट स्ट्रक्चर गोइंग अप. यू वनरेबल टू द मार्केट साइकिल रिवर्सिंग. मार्केट साइकिल में रिवर्स होकर अगर आपका प्रोजेक्ट और लंबा खिंच गया, आपका फाइनेंशियल क्लोजर नहीं पूरा हो पाया क्योंकि रेवेन्यू नहीं आ रहा है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो आपका प्रोजेक्ट बड़ी जल्दी अनवायबल हो जाता है. सो अगर आप थिन मार्जिन्स में काम कर रहे हो, व्हाई मेनी डेवलपर्स कुड नॉट कोप अप और ग्रो आफ्टर डूइंग सो मच? क्योंकि उनके मार्जिन, उन्होंने अपना ब्रांड ऐसा नहीं बनाया कि वो मार्केट में वो 10-15% एक्स्ट्रा चार्ज कर सकें. वही 10-15% एक्स्ट्रा आपको इन रिस्क फैक्टर्स को नेविगेट करने की शक्ति देता है. वो फिर कॉस्ट कटिंग होती है. नाउ यू नीड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच इन्वेस्ट इन अ ब्रांड व्हिच इंस्पायर दैट ट्रस्ट की बायर हैप्पीली पेज दैट काइंड ऑफ प्राइस. मेरा आपसे इसी से, लेकिन उसकी फ्लिप साइड भी है कि लोग कई प्रीमियम ले लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टर का ध्यान नहीं रखते हैं. वो इन्वेस्टर को उनका फ़ायदा नहीं होता. वो भी मार्केट वॉच करती है. अब मेरा बहुत सिमिलर क्वेश्चन है. गिवन यू हैव 33 years of experience, what is your, I would say, advice, suggestion to the youngsters, the young generation which is coming in now, who are in their 20s, whether they are on the developer side, whether they are channel partners, whether they are whichever way they are working, or they are promoters,
What is your advice to them? What is the guidance you want to give them from your experience? You've seen all the cycles. मैं यही कहूँगा कि आपको एज अ प्रोफेशनल्स को पहले कहूँगा है ना कि आपको अपने काम की जर्नी में अपना लर्निंग प्रोसेस को कभी रोकना नहीं है। आपको नई स्किल सेट्स को सीखते रहना है। उस जिस डोमेन में काम कर रहे हो उसकी इन डेप्थ नॉलेज को एक्वायर करना है। मेनी पीपल दे व्हेन दे असाइन सम टास्क उस टास्क को वो करते रहते हैं। उस घोड़े की तरह होते हैं, जैसे होता है टांगे का घोड़ा, उसकी आइज को दाएं बाएं नहीं देख सकता तो उसी टास्क को वो करते रहते हैं। और जो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्किल सेट और नॉलेज चाहिए उतनी ही एक्वायर करते हैं। सी अब आपको अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी और एनहांस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आपको प्लेटर पे रख के देगा नहीं, मांगेगा भी नहीं आपसे। मगर आपको वो मौका का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जो टास्क दिया उसके बियॉन्ड आपको खुद सेल्फ इनिशिएटिव पे यू हैव टू लर्न। अपने डोमेन के एक्सपर्ट खुद बनना पड़ेगा, आपको नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। बिकॉज now when you're armed with your knowledge you will have to have the courage to speak to your seniors with confidence. many see दुनिया में जो वर्ल्ड के सारे लीडर्स बनते हैं वो तो बड़ी डिफरेंट लेवल हो गई, लेकिन ग्लोबली जो कंट्रीज के लीडर्स बनते हैं, कॉर्पोरेशन के लीडर्स बनते हैं, उनमें एक ट्रेट होता है कि दे आर गुड कम्युनिकेटर्स एंड उनकी कम्युनिकेशन में एक कॉन्फिडेंस होता है। जैसे सुंदर पिचाई गूगल को लीड कर रहा है, सबसे बड़ा एट्रीब्यूट उसका रहा होगा कि किसी भी बोर्ड मीटिंग में किसी भी सीनियर्स के साथ वो कन्विक्शन से 1-to-1 बेसिस पे बात कर सकता है। मैं अपना कई बार लोगों ने बहुत अच्छा किया कैरियर में, लेकिन मैंने भी इज्जत कमाई और रीजनेबली मैंने भी अच्छा किया कंपेयर टू मेनी पीपल। मैं एक ट्रेट अगर कहूँ तो मेरा है कि मैं हमेशा जो भी प्रमोटर थे, जो मेरे सीनियर्स थे, जहाँ ग्रेट ईस्टर्न में था जो घनश्याम सेठ बॉम्बे से आते थे, वो बहुत ग्रेटेस्ट शिपिंग कंपनी के प्रमोटर थे, मैं हमेशा उनको कभी सर यस सर, हाँ जी यस जी करके ऐसे कभी नहीं बात किया। मैं उसको बिल्कुल बराबरी पे बात करता था और मैं क्लिक इसलिए करता था कि आपको सारी नॉलेज होती, मुझे नॉलेज होती थी। मैं यस सर करके कोई नॉलेज ही नहीं होती तो ज़्यादा बात करूँगा तो पता चल जाएगा, गो ऑफ वेल। तो ये मैं यही सलाह दूंगा कि नॉलेज एक्वायर करो। अपॉर्चुनिटी आपको ग्रोथ कोई खुद आके इनवाइट नहीं करेगा जी ग्रो कर जाओ, तो नॉलेज एक्वायर करो और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद सीनियर पीपल। HNI क्लाइंट्स अप्रिशिएट टॉकिंग टू अ गाय जो उनसे बराबरी में बात कर सके। जो सर बोल के बात करेगा उनको कोई नहीं सुनता, वो खुश नहीं होते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है यार काम करो, गेट आउट। सो ये तो प्रोफेशनल्स को है। व्हाट अबाउट चैनल पार्टनर्स? अब चैनल पार्टनर्स का देखो, उनका जो काम है, मैंने कई बार सोचा कि चैनल पार्टनर्स को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ आती है कि ठीक है जो मार्केट में साइक्लिकल मार्केट है, जो मार्केट में वेव, वी आर नॉट एनालिस्ट्स। अब कस्टमर मार्केट में ऐसा, सो दे हैव टू राइड विद द मार्केट, अपना काम कर रहे हैं वो, दे हैव टू राइड विद द मार्केट। बट कई बार मैं कहता हूँ कि यार डोंट यू थिंक दैट आपने कस्टमर्स को यहाँ ये चीज़ दिलवाई है इस रेट पे, डोंट यू थिंक दैट ये ठीक नहीं है। उनका होता है कि सर हम नहीं करेंगे तो और कोई कर लेगा, कोई और क्योंकि बाहर इन्वेस्टर इतना ज़्यादा एंथुसियाज्म लेवल उनका हाई हो चुका है, नीड इतनी ज़्यादा है कि व्हाई डोंट डू इट, समबडी एल्स विल डू इट। सो आई सी दैट लॉजिक। सो आजकल के बल्कि यंगस्टर्स आर वेरी स्मार्ट, जो ब्रोकरेज बिजनेस में यंगस्टर्स हैं, दे वेरी रिसोर्सफुल, वो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं, लीड जनरेशन बहुत अच्छी कर रहे हैं। सो आई थिंक उसमें से भी कुछ स्टार्स, हर लोगों में से कुछ लोग लीडर्स बनते हैं, स्टार्स बनते हैं। तो मेरी कोई उनको राय नहीं है, बस यही राय है कि नॉलेज बढ़ाओ और कम्युनिकेट करने का कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, कम्युनिकेट विद पीपल इफेक्टिवली। वर्ल्ड में ऑल लीडर्स आर गुड कम्युनिकेटर्स, यस, वेदर इन पॉलिटिक्स और इन मिलिट्री और इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन रिलेशनशिप। कई बार होता है कि बड़ा अच्छा कॉलेज में भी लड़का होता है, उसको कोई अच्छी गर्लफ्रेंड बनानी है, लेकिन वो बोल ही नहीं पाता है, स्टैमर करता है, वो पटंग बातें करता है। बट कई ऐसे लड़के होते हैं जो कि इतने हैंडसम भी नहीं होते, उनकी उसको बात करनी आती है, वो बात करनी आती है। तो यही है।
अब और डेवलपर्स सबकी के अपनी लिए एबिलिटी है, सबकी अपनी डेस्टिनी है, तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दे सकते, एक बस ये बेसिक सा ही दे सकते हैं। और डेवलपर्स के लिए क्या आपकी डेवलपर्स के लिए यही है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ काम प्रोफेशनल तरीके से करो और अपने फाइनेंशियल क्लोजर फाइनेंसिस की तरफ ध्यान दो। स्पीड ऑफ ग्रोथ के चक्कर में आप कहीं इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इन एस्पेक्ट्स पे वो मार्केट उनको कहीं ना कहीं पकड़ लेती है और वो नीचे उतार देती है। तो जो सबसे बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है ऑफ वन कंपनी विच आई रियली रिस्पेक्ट, आई कांट इवन से दे आर कॉम्पिटिटर्स, विच इज़ DLF। DLF को मैंने 32 साल से 33 साल से देखा है। दे हैव रियली इवॉल्व देयर थॉट प्रोसेस, दे केप्ट देमसेल्व्स यंग, दे हैव रियली इवॉल्व, दे रियली उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उनके ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, देयर प्रोफेशनलिज्म, उन्होंने समय के साथ इवॉल्व किया है। उनके जो पीयर ग्रुप में कई डेवलपर्स थे उस टाइम पे जो टॉप 3, 4, 5 थे, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, दे नेवर डिड दैट एंड दे हैड टू पे अ वेरी हेवी प्राइस फॉर दैट। These guys always kept themselves professional. हमेशा अच्छे प्रोफेशनल्स को रखे उन्होंने, टॉप फाइनेंस में लोग रखे, टॉप कंस्ट्रक्शन में रखे, एंड अपना काम स्लो एंड स्टडी किया। सारी उन्होंने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के फील्ड में अपना स्लोली एंड स्टडीली दे कैप्चर्ड द ह्यूज मार्केट शेयर एंड वन सक्सेस लेड टू अनदर। क्योंकि जब आप एक अच्छा काम करते रहते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लोगों का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का DLF इतना स्ट्रांग है कि उनकी बिल्डिंग लॉन्च करने से पहले भर जाती है। क्योंकि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सो दिस व्हाट ग्रेट। भाई कई डेवलपर्स जल्दी ग्रो करने के चक्कर में शुरू में सक्सेस भी मिल जाता है लेकिन बट फंस जाते हैं। पंकज जी, जिस टाइम पे 90s में, अर्ली 90s में आप IIT से पास आउट हुए, उस समय IIT आज भी गोल्ड माइन है मगर उस समय भी इट वाज वेरी वेरी हाई। और वहाँ से आपने जब रियल एस्टेट शायद 2 साल बाद 3 साल बाद आप घुसे, आपको ऐसे नहीं लगा कि रियल एस्टेट तो इतना प्रीमियम जॉब नहीं है या इतना प्रीमियम इंडस्ट्री नहीं है, तो आपने क्यों क्या सोच के स्विच किया? देखो मेरे को मैंने आपको कहा ना मेरी फर्स्ट रियल एस्टेट असाइनमेंट वाज विद ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर्स। तो वो इंडिया की नंबर 1 शिपिंग कंपनी थी। तो बड़ी प्रोफेशनल सेटअप था वो। ओके। तो वहाँ एंड आई सेड डेस्टिनी आल्सो प्लेज अ रोल। ओके। तो मेरा क्या माइंडसेट था, मैंने क्या अप्लाई किया, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। लेकिन आई वुड लाइक टू आल्सो डिफर कि एक अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है और उस इट इज समय नॉट सो मे बी क्लासी और फैशनेबल टू बी इन रियल स्टेट एज इट इज टू बी इन Procter and Gamble और जहाँ other Correct. industries where Tata Group, where other ITNs were going, or maybe most of them were anyway going abroad. So मैं abroad इसलिए नहीं गया कि मेरे फादर का कोई बिजनेस था तो वो चला नहीं बाद में, अदरवाइज आई कुड हैव बीन इन दैट बिजनेस। एक बार तो वही था, उनकी फैक्ट्री वगैरह थी, तो दैट नेवर हैपेंड। सो इसलिए मैं गया नहीं। लेकिन मैं इस चीज़ से सी रियल स्टेट इज़ द इंजन ऑफ इंडियाज ग्रोथ, इट्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। इंडस्ट्री में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में वो तो एम्प्लॉयमेंट देते ही हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स की कंपनी को कितनी एम्प्लॉयमेंट मिलती है? जो मटेरियल सप्लायर्स हैं वहाँ कितनी जॉब्स क्रिएट होती हैं? एंसिलरी इंडस्ट्री बहुत सारी खड़ी हो जाती है। गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं दे से रियल एस्टेट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट contributors to employment and the economy, both directly and indirectly. एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए मल्टीट्यूड ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स चाहिए आपको। करेक्ट। सो एंड इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़ नहीं सकती। जैसे मैंने कहा मेरी जर्नी शुरू हुई टू क्रिएट ऑफिस स्पेस फॉर दीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस व्हिच आर कमिंग इनटू इंडिया। सो somebody had to do that job. So how can that job be any lesser than anything else? Than anything. I would say it is much superior job. I mean, you are rather than see जब youngsters पहले if you do to big corporation शुरू के सालों में you're doing a very monotonous kind of a procedure oriented job. यहाँ तो भाई एक एडवेंचर था एंड तभी दुनिया में इतनी फील्ड्स बनी है, हर किसी का अलग एप्टीट्यूड और लाइकिंग होती है। सो यस, बट एक परसेप्शन है, आपने सवाल पूछा तो कहीं तो परसेप्शन है ही कि वाई रियल स्टेट सो डिसऑर्गेनाइज, इसमें प्रोफेशनलिज्म इतना ज़्यादा नहीं है।
लेकिन मैंने अपने आप को प्रोफेशनल रखा। हाँ, I know. और जिन कंपनियों में गया तो मैंने आपने उनके- आई वुड से कि वो कंपनियां बड़ी प्रोफेशनल थी, मुझे तो नहीं लगता कि नहीं, अनप्रोफेशनल आपने उनके सेटअप भी काफ़ी प्रोफेशनल कर दिए कई तो जगह। मैं तो हमेशा से ही बड़ा प्रोफेशनल अपने आप को रखा मैंने प्रोफेशनल। बट यू आर राइट कि सी रियल स्टेट में ये होता है कि एंट्री लेवल बैरियर इज नॉट टू हाई। अगर आपको किसी बाकी इंडस्ट्री में घुसना है, आपको टायर इंडस्ट्री में घुसना है या एफएमसीजी में घुसना है, आपको उसकी एक्सपर्टीज तो चाहिए। आपको इसकी एक्सपर्टीज चाहिए और ह्यूज कैपिटल, आपको लाइसेंसेस चाहिए और एक फैक्ट्री लगाने के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए। मार्केट पेनिट्रेट करना वहाँ आसान भी नहीं है। यहाँ पे एंट्री लेवल बैरियर इज लो, तो कोई भी लैंड ओनर कैन गेट अ लाइसेंस एंड ट्राई टू बिकम अ डेवलपर। तो जो आप थोड़ा सीन देखते हो थोड़ा कई बार क्योटिक लगता है। ऑल काइंड्स ऑफ डेवलपर्स, कई मेनी ऑफ देम आर नॉट प्रोफेशनल एट ऑल। मैंने तो आपको कहा ही, आई नो। मिस्टर भल्ला के साथ मुझे क्या क्लिक किया, मैंने इंटरेक्टेड विद professional हिम, थे। ही वाज अ वेरी प्रोफेशनल गाय, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी प्रोफेशनल मैन। तभी मेरा तो डेस्टिनी भी होती है, इफ आई नॉट मेट द राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट टाइम, मे बी मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता। मुझे ग्रेट ईस्टर्न से नहीं मिलती कॉल, विच वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी, या मिस्टर भल्ला नहीं मिलते तो मेरी जर्नी शायद शुरू में ही डाइवर्ट हो जाती। सो इन दीज 33 years, सो यहाँ क्योंकि एंट्री लेवल बैरियर लो है, तो यू डू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स विच आर नॉट प्रोफेशनल इनफ। दे क्रिएट द इम्प्रेशन ऑफ द इंडस्ट्री बीइंग नॉट सो प्रोफेशनल। yeah, पहले जब रेरा नहीं था तब तो आप लोग लाइसेंस अप्रूवल की वेट भी नहीं करते थे, प्रोजेक्ट ही लॉन्च करते पहले ही थे। कर देते थे। जमीन है, प्रोजेक्ट लॉन्च करते, कईयों की तो जमीन भी नहीं होती थी फिर भी करते थे। हाँ। तो थोड़ा परसेप्शन ऐसा बना कि टोटली एनीबडी कैन Can do एंटर, it. एंड इतने फ्रॉड्स हो जाते थे। अब फर्क है। तो और दूसरा, ठीक है, तो आई वुड नॉट कॉल इट अ बैड इंडस्ट्री। उस अपने कीचड़ कमल में ही खिलता है, अपने कमल में ही, क्या कीचड़ में ही कमल खिलता है। एक मैं चीज तो और अपना बताओ। अच्छा कर पाया और प्रोफेशनली काम किया और मुझे प्रोफेशनल कंपनियां भी मिली। हाँ, इस 33-34 साल में यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। वाज देयर एनी पॉइंट, डाउन में ही होगा मोस्टली, कि वेर यू फेल्ट कि ओ आई शुड स्विच? मुझे बहुत तो हो नहीं गया। लगा। कभी बाय भी नहीं। गॉड्स ग्रेस जर्नी अच्छी रही। हाँ, हर कंपनी में अप्रिसिएशन मिली, मार्केट्स में जो मार्केट के आपके जो जिनसे आप काम करते हो उनसे भी अच्छी अप्रिसिएशन मिली, रिस्पेक्ट मिला। आपको पता तो है, मुझे तो कभी भी ऐसा महसूस नहीं। महसूस नहीं है, मगर मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, दिस विल बी यूजफुल फॉर मेनी यंगस्टर्स। कुछ तो डाउन साइड आए होंगे, हाउ डिड यू हैंडल दैट? हर इंडस्ट्री में डाउन साइड आते हैं। बट हाउ डिड यू हैंडल इट? आप मैं- कैसे हैंडल करते हो? देखो, मैं एक तो कुछ क्वालिटी, कुछ चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। आई जस्ट स्टिक टू दोज बिलीव्स। ओके, एक है आई बिलीव इन डेस्टिनी, ओके। तो मैं इतना ज़्यादा ना किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेता। स्ट्रेस नहीं लेते? हाँ, नहीं लेता हूँ स्ट्रेस। तो किसी भी इंडस्ट्री में अप्स और डाउन्स होंगे, डाउन, और आपका परफॉर्मेंस भी अप और डाउन होगा। कई बार आप रिजल्ट्स दे पाओगे, कई बार आपकी मेहनत के बावजूद रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो आप स्ट्रेस मत लो, अपना काम करते रहो। हाँ, और मैंने कभी ऐसे, मेरी इवैल्यूएशन ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री खराब हो चुकी खराब है, हो यहाँ चुकी निकल लो यहाँ से, ये तो खत्म हो चुकी है, यहाँ तो स्कोप ही नहीं है। मुझे हमेशा स्कोप ऑफ ग्रोथ लगा। अभी भी देयर इज फॉर टैलेंटेड पीपल, देयर इज ह्यूज स्कोप ऑफ ग्रोथ। अगर हम बात करते हैं कि कंट्री ने यहाँ से वहाँ जाना है, इतने $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, $5 ट्रिलियन बनना है, 10 ट्रिलियन बनना है, एक डेवलप्ड कंट्री बन जाना है, तो रियल स्टेट विल हैव कमांड एंड लायन शेयर इन दैट स्टोरी। तो हाउ कैन इट बी इंडस्ट्री विच इज़ नॉट, वो तो बाकी हर इंडस्ट्रीज से। अब दूसरा, इस इंडस्ट्री को कोई भी फॉरेन कंपटीशन आके डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती है। आप प्लास्टिक्स बनाते हैं, प्लास्टिक्स की इंडस्ट्री सारी फेल हो जाती है कि चाइना से माल डंप हो रहा है। यहाँ कहीं आपके प्रोडक्ट में टैरिफ्स लगा दिए दूसरी कंट्री ने, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ तो रियल स्टेट विल हैव टू बी डन बाय लोकल प्लेयर्स एंड रीजनल प्लेयर्स। तो दैट इसमें वो एक्सटर्नल कंपटीशन का थ्रेट भी इतना नहीं है। सो बट ठीक है, इट वाज सी, जो फास्ट ग्रोथ होती है वो थोड़ी हैपोजिट होती है। पहले कोई एंट्री लेवल बैरियर्स नहीं थे, रेरा नहीं था, तो चीज़ें बड़ी हैपोजिट थी। अब लोगों ने सीखा है, अथॉरिटीज़ ने भी सीखा है क्या प्रॉब्लम्स थी। रेरा ने काफ़ी चीज़ों को टाइट कर दिया है। जो इन्वेस्टर्स और बायर्स हैं उनकी भी लर्निंग कर्व हो चुकी है। तो चीज़ें सिस्टमेटिक ही हो रही हैं। आप देखो कि थिंग्स आर गेटिंग ओनली बेटर।
given you're so bullish about this, will you get your son into, will you advise him to come into real estate? तो मैंने कहा ना कि एवरी मैन हैज़ हिज डेस्टिनी हाँ। एंड पर्सनल लाइक्स, तो उसने तो ऑलरेडी अपना डिफरेंट पाथ ले लिया. अच्छा। वो ही इज़ वर्किंग इन वैंकूवर Okay. इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी. Okay. तो उसको कभी ऐसा नहीं लगा. लेकिन कई लोगों के बेटे ज़रूर ऐसे होते होंगे या लड़कियां ज़रूर ऐसी होती होंगी, बेटियां, कि हम भी पापा रियल एस्टेट में, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, हम भी करेंगे. हाँ. तो He's मैं taken कौन his- होता हूँ किसी को एडवाइस करने वाला कि करो ना करो. सबकी अपनी, हर इंडस्ट्री की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, चैलेंजेस हैं. हम्म. तो जिसको जो क्लिक करता है. हम्म. मेरे को मुझे तो लगता है कि अगर मैं किसी टायर मैन्युफैक्चरर के साथ होता या और किसी कंपनी के साथ होता, तो उससे बेटर तो मुझे डेफिनेटली यहीं पे रियल मिला है. एस्टेट लगा है. थैंक यू वेरी मच पंकज जी. इट वाज, मैं सच बात बोलूँ तो फॉर मी इट इज़ लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया ओपनिंग अप. जितना आपने नहीं जितना आपने विस्तार से बताया अबाउट आवर इंडस्ट्री एंड योर एंटायर जर्नी, आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. So thank you so much, and I'm sure we shall meet again on this platform. I really hope so too. Thank you very much.